गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम आज एक नई यूनिट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द ह्यूमन फिजियोलॉजी। हमने जो है एनसीईआरटी जो है का कोर्स जो है मतलब स्टार्ट किया है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टडी करेंगे। और इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या है, आपके 7 चैप्टर आएंगे। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, चैप्टर नंबर 2 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चैप्टर नंबर 3 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, चैप्टर नंबर 4 excretory प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, लोक एंड चैप्टर नंबर 5 इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और चैप्टर नंबर 6 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट चैप्टर स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर है। लेकिन यहाँ पे आपके एक साइंटिस्ट का नाम दिया है जिनका नाम है एल्फोंसो कोल्टाई। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपके ईयर में जो है ऑर्गन ऑफ कोल्टाई की डिस्कवरी की थी। आपने इन्होंने क्या किया, मेमेलियन ऑर्टरी सिस्टम को क्या किया था, मतलब एक्सप्लेन किया था। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑर्गन ऑफ कोटाई के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया था, डिस्क्राइब किया था। ठीक है, ये हम जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आई एंड ईयर की डायग्राम आएगी, तो वहाँ पे हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। अब सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आपका आता है वो आता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। कौन सा चैप्टर आता है आपका, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में आता है। इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड के बारे में पढ़ेंगे, और डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है कि फूड क्या है। फूड एक वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फूड क्या है, वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और हमारे फूड में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हम फूड इनटेक करते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। विटामिन एंड मिनरल्स भी क्या होते हैं इसमें, स्मॉल क्वांटिटी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर एक्चुअली हम देखा जाए तो हमारे जो क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में होते हैं उनको हम दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, उनको हम दो टाइप में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ये बेटा ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड है, प्रोटीन है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं हमारे फूड में। ऑल दो ये क्या करते हैं, हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन क्या होता है, इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमारी बॉडी में स्पेसिफिक डिजीज और एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती है, क्रिएट हो सकती है। ह्यूमंस में क्या होती है, एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती है, क्रिएट हो सकती है। जैसे आपके मिनरल्स हो गए, विटामिन है, ये आपके जो वाटर है, ये क्या आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो मेजर कंपोनेंट ऑफ आर फूड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, दे आर कॉल्ड एज द मैक्रो न्यूट्रिएंट। और विटामिन मिनरल्स होते हैं, ये हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं इनकी कमी से हमें क्या होता है, डिजीज हो सकता है। तो फूड जो है हमें प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। फूड जो होता है क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए क्या करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है। जो वाटर वी टेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। और ये क्या करता है, बॉडी की डिहाइड्रेशन को क्या करता है, डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब देखो, जो भी हम फूड में जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल ले रहे हैं, जो हम फूड में जो है प्रोटीन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, आपके लिपिड ले रहे हैं, उनको जो क्या किया जाता है, उनको एज इट इज होता है यूज़ नहीं किया जा सकता। उनको हमें क्या करना पड़ता है, पहले सिंपलर फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। यानी कि जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। आपने प्रोटीन ली, आपने लिपिड लिया, आपने मतलब क्या बोलते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट ली, आप उनको जो है, आपको उनको सिंपलर मॉलिक्यूल में क्या करना पड़ता है, उनको चेंज करना पड़ता है। और यही प्रोसेस है जब हम क्या करते हैं, कम्प्लेक्स बायोमैक्रोमोलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज करते हैं बाय डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज द डाइजेशन। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ complex non-absorbable biomolecule into simple absorbable form में, that is called as the
बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज अ डाइजेशन। समझाई चीज़। तो यहाँ पे क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ complex food substances to simple absorbable form is called as the digestion। और ये कि डाइजेशन जो होती है हमारी बॉडी में, डाइजेशन जो होती है एक स्पेसिफिक सिस्टम के द्वारा, दैट इज कॉल्ड एज द डाइजेस्ट सिस्टम जो होता है, ये मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड से क्या की जाती है, ये प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। तो हम क्या करेंगे, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये एलिमेंट्री कैनाल और साथ में एसोसिएटेड ग्लैंड के साथ क्या होता है, बना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, इसमें क्या होता है, माउथ होता है। ऐसे मैं आपको एक ब्रीफ प्रीव्यू देता हूँ कि माउथ होता है, फेरिंग्स होता है, इसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और एनस होता है, ये आपके एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विद anterior opening that is called as the mouth and it open out posteriorly through the anus। इसकी anterior opening को हम क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं, और posterior opening को हम क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। माउथ लीड टू, माउथ के बाद क्या आता है बेटा, हमारी बक्कल कैविटी जो होती है, ओरल कैविटी आती है। तो माउथ लीड टू बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी के अंदर क्या है, आप देख सकते हैं कि आपकी ओरल कैविटी के अंदर क्या है, टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ओरल कैविटी के पास क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और मस्कुलर टंग होती है, मस्कुलर टंग होती है। और हर एक टीथ जो होता है, हर एक टीथ जो होता है वो सॉकेट ऑफ जॉ बोन में क्या होता है, सॉकेट ऑफ जॉ बोन में क्या होता है, एम्बेडेड होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, थीकोडॉन्ट टाइप ऑफ डेंटिशन बोलते हैं, थीकोडॉन्ट टाइप ऑफ डेंटिशन बोलते हैं। देखो कैसे, आपके जॉ बोन कौन सी होती है, मैक्सिले है, मैंडिबल्स है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मान लो कि आपकी ये क्या है, ये सॉकेट है आपका जो मतलब जॉ बोन का, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, आपके टीथ जो होते हैं, टीथ जो होते हैं वो क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड एज द थीकोडॉन्ट टाइप ऑफ डेंटिशन। लिखा है आपकी बुक में, ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन और दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज द थीकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। आपने ये याद रखना है, हमारे केस में कौन सी डेंटिशन होती है, थीकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन होती है। और मेजॉरिटी ऑफ मैमल जैसे आपके ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनमें क्या होता है बेटा, पूरी ज़िंदगी में 2 बार ही टीथ आते हैं, पूरी ज़िंदगी में 2 बार ही टीथ आते हैं। उनको क्या बोलते हैं, डाइफाइडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। पहले हमें कौन से आते हैं, मिल्क टीथ आते हैं, और दैट मिल्क टीथ जो होते हैं दैट रिप्लेस्ड बाई आपके जो मतलब दैट रिप्लेस्ड बाई, उनको हम परमानेंट टीथ के द्वारा क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। और दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड एज द डाइफाइडोंट डेंटिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मेजोरिटी ऑफ मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स form two sets of teeth during their life cycle, a set of temporary और deciduous teeth बोलते हैं, that is replaced by set of permanent और adult teeth। और this type of dentition is called as the diphydont dentition हम बोलते हैं। तो आपकी humans में क्या होती है, आपके जो मतलब थीकोडोंट डेंटिशन होती है, और क्या होती है, डाइफाइडोंट डेंटिशन होती है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें क्या होते हैं, पूरी लाइफ साइकिल में बहुत बार टीथ आते हैं, वो रिप्लेस होते चलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पॉलीफाइडोंट, उनको क्या बोलते हैं, हम पॉलीफाइडोंट बोलते हैं। लेकिन हमारे केस में, ह्यूमंस के केस में क्या होते हैं, जो टीथ होते हैं, टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, जो वो 2 बार ही आते हैं। एक सेट ऑफ टेम्पररी टीथ आता है और दैट इज रिप्लेस्ड बाई दैट डेसिडुअस टीथ जो होते हैं, दैट इज रिप्लेस्ड बाई ए सेट ऑफ परमानेंट टीथ। एंड दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड एज द डाइफाइडोंट डेंटिशन। तो हमारे केस में क्या है, थीकोडोंट डेंटिशन है, और साथ में कौन सी है, आपकी जो डाइफाइडोंट डेंटिशन जो होती है प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एन अडल्ट
ह्यूमंस में क्या होते हैं, ये देखो आपके डायग्राम बनाई है, ठीक है, यहाँ पे डाई सिस्टम की आप देख सकते हैं आपकी अपनी एनसीईआरटी में। आप अपनी एनसीईआरटी भी ओपन करके रखें ताकि आपको ईजिली जो है डायग्राम के साथ आप चीज़ों को जो है मतलब रिलेट कर सकें। एन एडल्ट ह्यूमन के पास क्या होते हैं, 32 परमानेंट टीथ जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। देखो एक एडल्ट अडल्ट की बात कर रहा है, ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड, ही इज़ टॉकिंग अबाउट द अडल्ट। अडल्ट जो है ह्यूमन के पास क्या होते हैं, अडल्ट ह्यूमन के पास जो होते हैं 32 टीथ जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जो, अपर एंड लोअर जो में, ठीक है। हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या है कि 32 परमानेंट टीथ जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, चार टाइप के होते हैं, जो कि होते हैं चार टाइप के होते हैं। नंबर वन आपका जो है मतलब इंसीजर होते हैं, ठीक है, कैनाइंस होते हैं, प्रीमोलर एंड मोलर्स होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड एज अ हिट्रोडोंट डेंटिशन। बोलने का मतलब क्या है कि आपके माउथ में, आपके मुंह में क्या है, यहाँ पे आपकी बक्कल कैविटी में क्या होते हैं कि चार टाइप के टीथ जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। उस टाइप की डेंटिशन को हम क्या बोलते हैं, हिट्रोडोंट डेंटिशन। जैसे फ्रॉग है या रेप्टाइल होते हैं, उनमें क्या होते हैं, सेम ही टाइप के टीथ होते हैं, सिमिलर इन शेप होती है उनको, जैसे फिश में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल में, या व्हेल जो टूथ व्हेल होती हैं, डॉल्फिन वगैरह जो होते हैं, आर्माडिलोज वगैरह होते हैं, इनमें क्या होते हैं, सेम ही सिमिलर टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं अपर एंड लोअर जॉ में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोडोंट डेंटिशन। लेकिन हमारे जो हमारे केस में क्या होता है, चार टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, हिट्रोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन हम बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में कौन सी डेंटिशन आ गई, थिकोडोंट डेंटिशन आ गई ह्यूमन के केस में। डाइफाइडोंट डेंटिशन आ गई, और साथ में जो है कौन सी डेंटिशन आ गई आपकी, हिट्रोडोंट डेंटिशन जो होती है प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है, जैसे मान लो अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर ऑफ इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर जो होते हैं, उसको हम फॉर्मूले की शेप में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूले की शेप में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज नॉन एज द डेंटल फॉर्मूला। देखो यहाँ पे अगर जैसे मान लो कि आपका जो है ये लोअर जॉ है, ठीक है, ये लोअर जॉ है, और ये क्या है, अपर जॉ है, ये क्या है, अपर जॉ है। तो यहाँ पे जो ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ में क्या होते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं कैसे रेंज होते हैं, इंसीजर होगा, कैनाइन होगा, प्रीमोलर होगा, और कौन होगा, मोलर होगा। ये कैसे होंगे, ये हर एक हाफ में क्या होंगे, ऐसे रेंज होंगे। यहाँ पे इंसीजर हो जाएगा, फिर कैनाइन होगा, फिर प्रीमोलर्स होंगे, फिर साथ में क्या होंगे, मोलर होंगे। तो यहाँ पे क्या है, जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो एक डेंटल फार्मूला की फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और दैट डेंटल फार्मूला जो होता है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 1 2 3। और यहाँ पे क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 2 1 2 3, ठीक है। और लोअर हाफ में भी क्या होंगे, 2 1 2 3, और एक एक जॉ में कितने हाफ होते हैं, दो जॉ हाफ होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, अगर आप देखोगे तो ये कितना आएंगे, अपर जॉ में भी 16 टीथ होते हैं, और लोअर जॉ में भी क्या होते हैं, 16 टीथ होते हैं। यानी कि अडल्ट ह्यूमन के पास कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपके जो है, यहाँ पे इंसीजर कितने हैं, वो अपर जॉ में देखा जाए तो एक हाफ में तो दो हैं, लेकिन दोनों हाफ में कितने हो जाएंगे, वो चार हो जाएंगे। कैनाइन भी कितने होंगे आपके जो है मतलब दो होंगे पूरे की पूरे अपर एंड लोअर जॉ में। प्री मोलर भी कितने होंगे, चार हो जाएंगे। और आपके जो है मतलब ये जो मोलर हैं कितने हो जाएंगे, छः हो जाएंगे। ऐसे हम अपर एंड लोअर जॉ में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ परमानेंट टीथ, ठीक है। ये क्या है, परमानेंट टीथ का जो है फॉर्मूला जो है प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, मिल्क टीथ का जो फॉर्मूला है, मिल्क टीथ का जो फॉर्मूला है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 1 0 2, ठीक है। और 2 1 0 2 जो होता है, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ। और इसको दो से डिवाइड गुणा कर दो, इसको भी दो से कर दो। यहाँ पे कितने होंगे, 10 अपर जॉ में हो जाएंगे, और 10 जो होंगे लोअर जॉ में हो जाएंगे। यानी कि मिल्क टीथ कितने होते हैं हमारे, मिल्क टीथ जो होते हैं हमारे कितने होते हैं, 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। जिसमें मिल्क टीथ में क्या होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं, एब्सेंट होते हैं। प्री मोलर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, याद रखना कि प्री मोलर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और एक मोलर, लास्ट का एक मोलर भी क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। एक मोलर एब्सेंट होता है। अब देखो यहाँ पे हार्ड च्यूइंग सरफेस जो होता है, ठीक है, हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है हमारे टीथ का, वो किसका बनता है, इनेमल का बनता है। और इनेमल को कौन से सेल, हमारे टीथ में सेल्स होते हैं जो कि हमारी पल्प कैविटी, ये हम क्या करेंगे उसको लाइन करते हैं, उस सेल्स को बोलते हैं अमीलोब्लास्ट। आपकी जो इनेमल है उसको कौन स्क्रिट करता है, ठीक है, इसको स्क्रिट करने वाले सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं अमीलोब्लास्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, अमीलोब्लास्ट बोलते हैं उन सेल्स को, क्या बोलते हैं,
अमीलोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इन एनेबल के नीचे भी एक लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। और डेंटाइन को स्क्रीट करने वाले सेल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओडोंटोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओडोंटोब्लास्ट जो होते हैं सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, डेंटाइन को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अपर सरफेस ऑफ जो सॉरी आपका जो मतलब हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ जो होता है, दे आर मेड अप ऑफ इनेमल। और ये क्या करता है, ये मास्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। इनेमल जो होता है हमारी बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, इनेमल जो है हमारी बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, टंग भी प्रेजेंट होती है, टंग भी प्रेजेंट होती है जो एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, जो क्या करती है, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी के साथ एक फ्रेनुलम के साथ क्या होती है, अटैच होती है। उसको बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंगुअल फ्रेनुलम बोलते हैं। याद रखना, लिंगुआ का मतलब होता है टंग। तो ये क्या होता है, ये मस्कुलर ऑर्गन जो होता है ये फ्लोर ऑफ कैविटी के साथ फ्रेनुलम के साथ अटैच्ड होता है। और अपर सरफेस ऑफ टंग के पास क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पेपिले। क्या बोलते हैं, पेपिले। और ऐसा नहीं कि सारे के सारे पेपिले में टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या, तो कुछ पेपिले में क्या होते हैं, कुछ पेपिले में क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपके पेपिले जो होते हैं बेटा टंग के ऊपर, वो 4 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, आपके जो पेपिले होते हैं टंग के ऊपर, वो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के जो है मतलब पेपिले जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 आता है, आप लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो, बैलेट पेपिले होते हैं या सरकम बैलेट पेपिले होते हैं। ये लार्जेस्ट जो है मतलब सभी पेपिले से लार्जेस्ट होते हैं। उसके बाद फिलीफॉर्म अपीले पेपिले होते हैं, फिलीफॉर्म पेपिले जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा यही प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, ये टैक्टाइल रिसेप्टर होता है। ये क्या होते हैं, टैक्टाइल, टच के लिए। अगर आप अपनी टंग को टच करेंगे ना, तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, उस रिसेप्टर जो टच के लिए सेंसिटिव होते हैं उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म पेपिले जो होते हैं। वो क्या होते हैं, मोस्ट न्यूमरस होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं और ये टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं। इनके ऊपर कोई टेस्ट बटन नहीं होते हैं। उसके बाद फंजाई फॉर्म जो होते हैं, फंजाई फॉर्म पेपिले प्रेजेंट होते हैं। फंजाई फॉर्म पेपिले जो होते हैं ये भी स्मॉलर होते हैं, फंजाई शेप होते हैं, मशरूम शेप होते हैं और इनके ऊपर भी टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है। ये जो होता है इसमें टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट में होते हैं आपके फॉलिएट पेपिले जो होते हैं, ये जो होते हैं फॉलिएट पेपिले जो होते हैं ये लीफ लाइक होते हैं। ये साइड ऑफ टंग में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इनमें भी क्या होता है, ये जो होते हैं मतलब हमारे चाइल्डहुड में क्या होते हैं, मतलब डी जनरेट हो जाते हैं। चाइल्डहुड में क्या होते हैं, ये डी जनरेट हो जाते हैं। अगर मैं टंग की डायग्राम बनाऊँ ना बेटा, अगर मैं टंग की डायग्राम बनाऊँ तो उसको कैसे बनाऊँगा मैं, ऐसे बनाऊँगा मैं। ये टंग जो है आपकी फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी के साथ क्या होती है, अटैच्ड होती है भाई लिंगुअल फोरामेन, लिंगुअल फ्रेनुलम के साथ अटैच्ड होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक फोरामेन सिक्कस होता है, फोरामेन सिक्कम होता है, जो क्या करता है, इसको 2 भागों में डिवाइड करता है। और इस फोरामेन सिक्कम से क्या अराइज होती है, सक्कस, आपका सल्कस टर्मिनलिस जो होती है अराइज करती है, ऐसे सल्कस टर्मिनलिस जो होती है अराइज करती है। और क्या होता है, ये हमारे टंग को जो है 2 भागों में डिवाइड करता है। एक जो एंटीरियल पोर्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओरल पार्ट, ठीक है, इसको मैं ओपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जो हमारा जो पोस्टीरियर पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फेरेंजियल पार्ट बोलेंगे, फेरेंजियल पार्ट बोलेंगे, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट होगा। और इसमें क्या होते हैं आपके बहुत सारे टॉन्सिल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सिल लिग्वल टॉन्सिल्स होते हैं मतलब प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिनके अंदर लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड ऑर्गन्स जिसको बोलते हैं, यहाँ पे लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने बात की पेपिले की। यहाँ पे सबसे पहले कौन से पेपिले होते हैं, इसको मैं नॉर्मली बताऊँगा। यहाँ पे जो पेपिले होते हैं, यहाँ पे जो पेपिले होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सरकम बैलेट जो है पेपिले प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सरकम बैलेट जो होते हैं पेपिले होते हैं, ये सबसे लार्जेस्ट साइज़ के होते हैं, सबसे लार्जेस्ट साइज़ के होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो है मतलब उसके बाद इसमें पूरी बॉडी में क्या होते हैं, फंजाई पेपिले होंगे। यहाँ मतलब फिलीफॉर्म पेपिले होंगे, सबसे ज़्यादा होते हैं, वो सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा होते हैं। और ये जो होते हैं टैक्टाइल होते हैं, ये जो होते हैं टैक्टाइल होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगी, फंजाई सेप होंगे, फंजाई से पेपिले जो होते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, छोटे छोटे होते हैं। फंजाई से पेपिले भी पाए जाएंगे जो कि टेस्ट बड में होते हैं, ठीक है, जिनमें टेस्ट बड प्रेजेंट होता है, जिनमें टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। और साइड में क्या होता है आपका, यहाँ पे लीफ लाइक पेपिले जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, लीफ लाइक पेपिले जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फॉलिएट पेपिले बोलते हैं, जो कि अडल्ट में क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, अडल्ट में क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो ऐसे टंग का नॉर्मल नॉर्मल आप एनसीईआरटी की चीज़ें याद रखना, क्योंकि आपकी नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप थोड़ा बहुत
नॉलेज ले सकते हैं कि कितने टाइप के टेस्ट बड होते हैं। 4 टाइप के मतलब पेपिले प्रेजेंट होते हैं, उसमें से सभी के पास टेस्ट नहीं होता। आपका सरकमवैलिड पेपिले है, आपका जो है फिलीफॉर्म पेपिले है, आपका फंजाइफॉर्म पेपिले है, आपका फॉलिएट पेपिले है। ये 4 टाइप के क्या होते हैं, मतलब पेपिले प्रेजेंट होते हैं। अब मैं कई बार आपने पढ़ा होगा कि हमें टेस्ट जो होता है, मीठा टेस्ट कहाँ आता है, ठीक है, खट्टा कहाँ आता है। तो वही चीज़ है कि आपका जो स्वीट टेस्ट है ना बेटा, जो स्वीट टेस्ट है वो कहाँ आता है आपका। स्वीट टेस्ट होता है आपका जो है आगे आगे वाले हिस्से में क्या आता है, हमें स्वीट टेस्ट आता है। यहाँ पे स्वीट टेस्ट आता है, ठीक है, ये स्वीट है, ठीक है। आपका जो सबसे टिप के ऊपर जो होगा वो क्या होगा, वो स्वीट होगा, ठीक है, स्वीट टेस्ट होगा। उसका सॉल्टी जो होगा साइड साइड में आएगा, ठीक है, सॉल्टी जो होगा साइड साइड में आएगा। आपका जो कड़वा टेस्ट आएगा वो कहाँ आएगा, पीछे आएगा, ठीक है, बहुत ही पीछे आएगा, पोस्टीरियर पार्ट में आएगा। यहाँ पे जो है मतलब आपका मतलब क्या बोलते हैं, साल टेस्ट जो होता है आपका बीच में आएगा यहाँ पे। और बिटर टेस्ट होगा आपका कहाँ आएगा, ये बहुत ही पीछे आता है। बिटर टेस्ट होता है पीछे होता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब टेस्ट के बेसिस के ऊपर भी हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है। यहाँ पे बिटर टेस्ट है, यहाँ पे जो है मतलब साल्टी टेस्ट है, ठीक है, और सॉरी सावर टेस्ट है, ठीक है, सार टेस्ट है, मतलब खट्टा टेस्ट है। यहाँ पे सॉल्टी टेस्ट है, ठीक है, सॉल्ट है। और यहाँ पे क्या है, स्वीट होता है, टिप के ऊपर स्वीट होता है, टिप के ऊपर। और आपके ऐसा नहीं कि पैलेट के ऊपर भी स्वीट टेस्ट टेस्ट पर प्रेजेंट होते हैं। हमारा पैलेट्स होते हैं, जो रूफ ऑफ हमारी बकल कैविटी को हम क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे देखो, अब टंग क्या है, एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो कि फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी के साथ फ्रेनलम के द्वारा अटैच होता है। और अपर सरफेस ऑफ टंग के पास क्या होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं। पेपिले हैं, पेपिले 4 टाइप के होते हैं, और उनमें से कुछ के पास क्या होते हैं, टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। अब क्या है, अब ओरल कैविटी जो होती है दैट लीड टू द शॉर्ट फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, एक कॉमन ओपनिंग है, किसके लिए, फेरिंग्स जो है कॉमन ओपनिंग है फूड पाइप के लिए, विंड पाइप के लिए, फूड पाइप के लिए, विंड पाइप के लिए, ठीक है, विच सर्व एज ए कॉमन ओपनिंग फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप। जैसे अगर मैं बनाऊँ ना इसको सिंपल लैंग्वेज में, तो जैसे मान लो कि आपकी बक्कल कैविटी थी, अब बक्कल कैविटी है, उसके बाद फेरिंग्स है। फेरिंग्स जो है फूड पाइप के लिए भी कॉमन ओपनिंग है, ठीक है, और सॉरी विंड पाइप के लिए और फूड पाइप के लिए भी कॉमन ओपनिंग है, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड एज द फेरिंग्स, ठीक है। यहाँ पे जो है बक्कल कैविटी, ये मान लो दिस इज बक्कल कैविटी, ये दिस इज कॉल्ड एज द विंड पाइप। ये आपकी जो है विंड पाइप है, ये आपकी फूड पाइप है। तो बोलते हैं फेरिंग्स जो है ये क्या है, ये फेरिंग्स जो होता है ये क्या होता है, कॉमन ओपनिंग होती है किसके लिए, फूड पाइप के लिए भी, और क्या बोलते हैं, विंड पाइप के भी। और फेरिंग्स के बेटा 3 पार्ट होते हैं। फेरिंग्स का वो पार्ट जो कि इंटरनल नेरीज में ओपन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, नेजल चैम्बर में ओपन हो रहा है उसको हम नेजो फेरिंग्स बोलते हैं। जो इसोफेगस में ओपन हो रहा है उसको हम ओरो फेरिंग्स बोलते हैं। और जो आपका जो विंड पाइप में ओपन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंगो फेरिंग्स बोलते हैं। तो फेरिंग्स के क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप ऊपर डायग्राम में, ये जो फेरिंग्स है इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 पार्ट जो कि हमारी विंड पाइप में ओपन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, लैरिंगो फेरिंग्स। जो इसोफेगस में क्या हो रहा है ओपन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, आपको ओरोफेरिंग्स बोलेंगे। और जो है इंटरनल नेरी में जो ओपन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, नेजोफेरिंग्स बोलेंगे। तो फेरिंग्स क्या है, एक कॉमन ओपनिंग है, किसकी, कॉमन ओपनिंग है किसकी, आपकी जो है मतलब क्या बोलते हैं, विंड पाइप की। और साथ में किसकी कॉमन ओपनिंग है, फूड पाइप की क्या होती है, कॉमन ओपनिंग होती है, ठीक है। वो बोलता है कि इसोफेगस एंड आपकी जो ट्रैकिया जो होती है ये फेरिंग्स में ओपन करती है। और जब हम स्वेलो करते हैं, जब हम स्वेलो करते हैं तो हमारा फूड जो है, हमारा फूड जो है मतलब क्या होता है, वो हमारे विंड पाइप में जाए ना जाए, मतलब उसके लिए क्या होता है कि कार्टिलेजिनस ढक्कन प्रेजेंट होता है, कार्टिलेजिनस ढक्कन प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिस बोलते हैं। जो कि एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लोटिस, ग्लोटिस का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये विंड पाइप की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोटिस बोलेंगे। और इसकी ढक्कन के ऊपर क्या होता है, ऐसे मतलब एक फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिस बोलते हैं। जब हम फूड को क्या करेंगे, जब हम फूड को स्वेलो करेंगे तो फूड जो मतलब इसमें ना जाए, तो ये एपीग्लोटिस क्या करता है, हमारी विंड पाइप को क्लोज कर देता है, विंड पाइप को क्लोज कर देता है, ठीक है। और ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज कॉल्ड एज द ग्लोटिस। और उस ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिस बोलते हैं। और ओपनिंग ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं, GULLET, गलेट बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना, ठीक है।
तो यहाँ पे फेरिंग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फेरिंग्स जो है कॉमन ओपनिंग है, इसके लिए फूड के लिए भी और किसके लिए, विंड पाइप के लिए भी। और यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि मतलब इसोफेगस एंड ट्रैकिया जो होते हैं ये किस में ओपन होती हैं, फेरिंग्स में ओपन होती हैं। और कार्टिलेजिनस फ्लैप जो होता है इसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं, वो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लोटिस, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलोइंग। और इसोफेगस कैसी होती है, थिन होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है, जो कि पोस्टरी क्या करेगी, पास होगी इसोफेगस में। फेरिंग्स कहाँ करेगा ओपन, इसोफेगस में ओपन करेगा। और ओसोफेगस क्या है, थिन है, लॉन्ग है, एक्सटेंड पोस्टली पासिंग थ्रू नेक से, हमारी नेक से पास करती है, थोरेक्स से पास करती है, डायफ्राम से पास करती है, और क्या कहती है स्टमक में जो है ओपन हो जाती है। ये इसोफेगस होती है, नेक से पास करेगी, ठीक है, डायफ्राम से पास करेगी, और कहाँ ओपन होगी, ये स्टमक में जाके ओपन हो जाएगी। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। बोलता है कि यहाँ पे क्या है, और लीड टू जे, जो स्टमक का जो डायग्राम दे रखा है, ठीक है, स्टमक की जो शेप दे रखी है जे शेप, जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर में क्या होगी, मतलब स्टमक में क्या करेगी, ये ओपन कर जाएगी, स्टमक में क्या करेगी, ये ओपन कर जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये स्टमक में ओपन करेगी बेटा, तो क्या होता है कि ए मस्कुलर स्फिंक्टर जो होता है, मस्कुलर स्फिंक्टर जो होता है वो स्टमक और इसोफेगस की ओपनिंग को रेगुलेट करता है। उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर। देखो यहाँ पे क्या होता है, इसोफेगस क्या है, जब ये प्रेजेंट इसके अंदर ओपन हो रही है तो इनके क्या अंदर है, इसके अंदर क्या है, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि इनके जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि इसकी ओपनिंग को रेगुलेट करता है। दैट इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियस स्फिंक्टर, हम बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ए मस्कुलर स्फिंक्टर जो होता है, ठीक है, मस्कुलर स्फिंक्टर जो होता है रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक। और स्टमक जो होता है ये कहाँ होता है, हमारे जो है अपर लेफ्ट पोर्शन में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में होता है, ठीक है। और इसके कितने पार्ट होते हैं बेटा, इसके 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कौन से, कार्डियक जो कि हार्ट के नज़दीक है, ऐसा पोर्शन जो कि हार्ट के नज़दीक है उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डिया बोलेंगे, ठीक है। पोर्शन इनटू विच, और ऐसा पोर्शन जहाँ पे इसोफेगस डायरेक्टली ओपन कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका फंडिक रीजन होगा जहाँ पे गैस ही भरी रहती है और बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद बॉडी होती है, उसके बाद क्या होता है, पाइलोरिक रीजन होता है। बॉडी जो होता है मेन सेंट्रल रीजन होता है, पाइलोरिक जो होता है जो आपकी पहली पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में जो होता है ओपन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसे डायग्राम में बनाऊँ, ठीक है, तो आपको जो स्टमक है वो स्टमक क्या होता है, वो आपका जे शेप ऑर्गन है, ठीक है, जे शेप ऑर्गन है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और इसका ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक बोलेंगे। ये जो रीजन है ऊपर वाला, ठीक है, ये जो रीजन है, ये जो ऊपर वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम फंडस बोलेंगे, ठीक है, इसको हम फंडस बोलेंगे, ठीक है। और ये जो रीजन है आपका, ये जो मेन बॉडी है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे, ठीक है, बॉडी बोलेंगे। और जो आपका पाइलोरिक रीजन है वो क्या करता है, वो इंटेस्टाइन में ओपन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। तो स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, आपके 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपका जो है मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, अब क्या होगा, पाइलोरिक के बाद क्या होगा आपका इंटेस्टाइन में होगा, बोला कि स्मॉल, बोला कि यहाँ पे पाइलोरिक क्या करेगा, आपकी जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में ओपन हो गया। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसको हम 3 रीजन में करते हैं, डिवाइड करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है 3 रीजन में करती है, वो डिवाइड करती है। सी शेप पहले वाली पुरानी जो एनसीईआरटी थी वो यू शेप लिखती थी, लेकिन अब कैसे लिखती हैं, शी शेप जो है आपकी ड्यूडेनम प्रेजेंट है, और एक लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन है, जिजनम प्रेजेंट होता है, जिजनम प्रेजेंट होता है। और आपका जो है हाईली क्वाइल्ड, ठीक है, हाईली क्वाइल्ड जो होता है मतलब यहाँ पे इलियम प्रेजेंट होता है। तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या होते हैं, 3 रीजन होते हैं, डुडेनम, लॉन्ग मिडिल को जो होता है पोर्शन जेजनम बोलता है, और हाईली क्वाइल जो होता है कौन होता है, इलियम होता है। और ओपनिंग ऑफ स्टमक जो होती है इनटू इंटेस्टाइन इनटू डुडेनम रीजन जो होते हैं, यहाँ पे भी क्या होता है, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। स्फिंक्टर उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्या बोलते हैं उसको हम, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलता है। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो करता है, रेगुलेट करता है आपकी ओपनिंग जो है किसके अंदर, स्टमक की, किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, जो उसकी ओपनिंग को रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है
इलियम जो होती है आप देख सकते हैं अपने डायग्राम में, वो क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है। इलियम जो होती है दैट ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पोर्शन होते हैं आपके, 3 पोर्शन होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इलियम जो हो रही है, इलियम जो हो रही है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ये स्टमक है, ये आपका डुडनम रीजन है, ठीक है, ये आपका जिजनम रीजन है, और ये हाईली क्वाइल्ड पोर्शन जो होता है वो क्या है आपका जो है मतलब ये इलियम प्रेजेंट है। और इलियम जो होती है कहाँ ओपन करती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी कितने पोर्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पोर्शन है। नंबर 1 सीकम है, ये आपका सीकम हो गया। कोलोन है, कोलोन के 3 पोर्शन होते हैं, ये ऊपर की ओर जा रही है तो उसको हम असेंडिंग कोलोन बोलेंगे। इसमें फूड नीचे की तरफ आता है तो उसको हम डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। और एक ऐसी कोलोन जो कि क्या करती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग को जोड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं। ये वाला हिस्सा जो होगा आपका ट्रांसवर्स कोलोन का हो गया। और ऐसी कोलोन जो कि सिग्मॉइड शेप की होती है, सिग्मॉइड शेप की होती है, जैसे सिग्मॉइड शेप होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मॉइड, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सिग्मॉइड कोलोन बोलेंगे। और सिग्मॉइड कोलोन के बाद क्या आता है आपका, रेक्टम आता है। और रेक्टम के बाद क्या होगा, एनस के थ्रू बॉडी के बाहर जो होती है इंटेस्टाइन जो होती है ओपन हो जाती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के भी कितने पोर्शन है, 4 पोर्शन है। नंबर 1 इज कॉल्ड एज द सीकम। और सीकम है क्या, सीकम एक स्मॉल ब्लाइंड सैक है, एक छोटी सी थैली है जिसके अंदर बहुत सारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ईस्टरियोक्लाई जो कि विटामिन के विटामिन बी कम्प्लेक्स बनाते रहते हैं हमारी बॉडी में, बेस्टीज हमारे लिए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, और एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है, जैसे मान लो ना कि जैसे आपका ये इलियम है, ठीक है, ये इलियम है और एक करती है सीकम से में ओपन हो रही है, तो इसमें क्या होता है आपका स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है वो अराइज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। जो क्या करते हैं मतलब वो वेस्टिजियल होता है, इसका फंक्शन जो होता है अभी है नहीं, इसका फंक्शन जो होता है हमारे जो होते हैं हमारे हर्बीवोर एनिमल होते हैं उनमें इनका फंक्शन जो होता है मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर सिकम क्या है, एक स्मॉल ब्लाइंड सेक है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। और नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोडक्शन जो होती है, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो होता है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो सीकम से अराइज करता है। और सीकम क्या करती है, फिर ओपन होती है कोलोन में। कोलोन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में, जिसमें फूड ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम असेंडिंग बोलेंगे, फिर ट्रांसवर्स आएगी, फिर डिसेंडिंग आएगी, फिर सिग्मॉइड कोलोन आएगी। और डिसेंडिंग सिग्मॉइड होगी आपकी जो मतलब रेक्टम में ओपन हो जाएगी, और वो रेक्टम जो होती है दैट ओपन इनटू एनएस में। तो देख सकते हैं आप डायग्राम में, आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है माउथ। माउथ के बाद क्या आएगी, बकल कैविटी है। बकल कैविटी के अंदर क्या होता है, टंग होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टंग के बाद क्या आता है आपकी बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स आता है जो कि कॉमन ओपनिंग है फूड पाइप के लिए, विंड पाइप के लिए। फिर ईसोफेगस आती है, स्टमक आते हैं, स्टमक के 4 भाग आते हैं। स्टमक के बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बोलती स्मॉल डायमीटर में होती है, इट है स्मॉल डायमीटर, तब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और इसकी अप्रोक्सीमेटली लेंथ जो होती है 6.25 मीटर होती है, 6.25 मीटर होती है। और इसके 3 पार्ट होते हैं, डुडेनम, स्मॉल सी सेप जो होती है डुडनम होती है, फिर जेजनम होती है जो क्वाइल्ड होती है, और हाईली क्वाइल्ड कौन सी होती है, इलियम होती है। इलियम कहाँ ओपन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है। लार्ज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो है मतलब ये जो होता है डायमीटर जो है इसका लार्ज होता है, ठीक है। और एक इसकी जो अप्रोक्सीमेटली लेंथ होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है। और ये सीकम इसका फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अपेंडिक्स होता है, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। लेकिन ये हर्बीवोर में क्या होता है मतलब सीकम एंड अपेंडिक्स जो होते हैं ये बेल डेवलप होते हैं हर्बीवोर मैमल्स में, जैसे रैबिट वगैरह में बड़ी अच्छी तरह से क्या होते हैं ये डेवलप होते हैं, मैं रैबिट में बहुत अच्छे डेवलप होते हैं। फिर कोलोन आ गया आपका, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और फिर सिग्मॉइड कोलोन, फिर रेक्टम एंड एनस जो होता है ऐसे ओपन हो जाता है। ये हमारी इंटेस्टाइन का जो है मतलब डायग्राम था, ठीक है, इंट्रेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एसोसिएट। यहाँ पे जो है इसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, इसका हम क्या देखेंगे, ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट्री कैनाल का जो है ट्रांसफर सेक्शन जो होता है इसमें क्या कौन सी लेयर होती है। आपने जो है ना मतलब बेटा आपने जैसे आपने डायग्राम तो ऐसे पढ़ ली, ठीक है, आपने जो है मतलब इंटेंस्टाइन के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे ऐसे, ठीक है। इसका जो मतलब ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, और उसमें क्या होगा, उसमें जो हम देखेंगे कि इनर टू आउटर कौन कौन सी लेयर जो होती है प्रेजेंट होती है, इनर टू आउटर जो है कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले डायग्राम में देखो तुम लोग, ठीक है। बोला कि जो
इंटेस्टाइन की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, उसको बोलते हैं हम सीरोजा, उसको हम क्या बोलते हैं, सीरोजा बोलते हैं, ठीक है। और ये किसकी बनी होती है, ये स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, इसको हम क्या लूज, इसको मिजोथीलियम की बनी होती है, क्योंकि सिलोम भी को भी लाइन करती है ना ये बाहर से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सीरोजा जो है स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। उसके बाद जो अंदर वाली लेयर होती है, उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलरिस बोलते हैं। और ये मसल्स कौन सी है, ये मसल्स कौन सी है, स्मूथ मसल्स है, हमारे कंट्रोल में होती है। इसमें आउटर जो है आपके जो है मतलब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, और इनर जो है आप देख सकते हैं कि सर्कुलर मसल्स हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, मस्कुलरिस लेयर जो होती हैं ये भी क्या होती है, लेयर में रिप्रेजेंट करती है, जैसे आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर, ठीक है। ये आपके स्मूथ मसल्स की बनी होती है। उसके बाद थर्ड लेयर कौन सी आती है, अंदर वाली साइड, ये बनाती है सब म्यूकोजा, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। लूज कनेक्टिव टिश्यू याद आ रहा होगा आपको, जब मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था तो वहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। और उसके बाद कौन सी आती है, म्यूकोजा, ठीक है। आपकी कौन सी आती है, म्यूकोजा जो होती है ये इनर मोस्ट लेयर होती है, जो कि इंटेस्टाइन के ल्यूमन को क्या करती है, क्या बोलते हैं, लाइन करती है। और ये जो म्यूकोजा है ये स्टमक के अंदर बहुत सारे रगे बनाते हैं, इरेगुलर फोल्ड बनाती है, बहुत सारे रेगुलर फोल्ड बनाती है, और इंटेस्टाइन में जो होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। फिर विलाई भी आगे जाके माइक्रो विलाई बनाते हैं, ताकि सरफेस एरिया जो है इंटेस्टाइन का इंक्रीज हो जाए, ताकि एब्जॉर्प्शन में जो है मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। तो ये चार लेयर थी। कई बार जो होते हैं आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ जाते हैं कि आउटसाइड टू इनसाइड इनको अरेंज करें, तो आउटसाइड कौन सी, सिरोजा, मस्कुलरिस, ठीक है, और सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। इनसाइड टू आउटसाइड आप अरेंज करना चाहिए, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड सिरोजा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपकी एनसीईआरटी मैंने दी है, कि यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो मस्कुलरिस है ना बेटा, यहाँ पे दो लेयर है, आउटर जो लॉन्गिट्यूडनल है और इनर जो होती है सर्कुलर है। लेकिन कई बार ओब्लीक मसल लेयर भी हमारे स्टमक रीजन में प्रेजेंट होती है। ओब्लीक मसल फाइबर जो होते हैं वो हमारे स्टमक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये भी आपने ना ओब्लीक मस्कुलर लेयर जो होती है वो भी आपने याद रखना है। तो ये क्या थी आपकी इंटेस्टाइन की जो है डैश मतलब आपका ट्रांसपोर्ट सेक्शन को हमने एक्सप्लेन किया। अब देखो एनसीईआरटी को स्टडी करते हैं। बोले कि वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो इसोफेगस से लेके रेक्टम तक, इसोफेगस से लेके रेक्टम तक इसमें चार लेयर होती है। सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, सिरोजा बोलते हैं। उसके बाद मस्कुलरिस आती है, फिर सब म्यूकोजा आती है, फिर म्यूकोजा आती है, और सिरोजा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मिजोथीलियम। याद रखना, थिन मिजोथीलियम की बनी है, यानी कि एपिथीलियल ऑफ विस्ट्रल ऑर्गन, ठीक है। और कुछ इसमें से कनेक्टिव टिश्यू होता है, विद सम कनेक्टिव टिश्यू होता है। और मस्कुलरिस लेयर जो होती है ये किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है, ठीक है। और यूजली जो होती है ये इनर जो है सर्कुलर एंड आउटर जो है लॉन्गिट्यूडनल लेयर में क्या होती है, मतलब अरेंज होती है। और कई बार क्या होते हैं आपके जो मतलब ओब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट होती है कुछ रीजन में, जो कहाँ होते हैं, स्टमक रीजन में, ठीक है। सब मिकोजा जो होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू, मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन करवाई थी, लूज, डेंस, और आपके जो है मतलब स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे क्या होता है, सब मिकोजा जो होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसमें नर्व, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो सब मिकोजा है वो डुोडेनम रीजन में जो होती है वो ग्लैंड भी बनाती है। उस ग्लैंड का नाम होता है ब्रूनर ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड जो कि इंटेस्टाइनल जूस सक्रीट करता है। इसलिए डुोडेनम रीजन में क्या होते हैं, यहाँ पे ब्रूनर ग्लैंड जो होते हैं सब म्यूकोजा लेयर के द्वारा बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है नीट वालों का। तो यहाँ पे क्या है, डुोडेनम में क्या होते हैं, ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। उसको ग्लैंड का नाम क्या है, ब्रूनर ग्लैंड बोलते हैं, BRUNNER, ब्रूनर। और इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जो कि ल्यूमन को लाइन करती है, उसको हम म्यूकोजा बोलते हैं। और ये म्यूकोजा करती है अगर स्टमक रीजन में है तो क्या बनाएगी, इरोगुलर फोल्ड बनाएगी, जिसको मुरुगे बोलते हैं। और स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगी, विलाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में बनाएगी। और जो सेल जो होंगे जो विलाई को लाइन करेंगे, जो लाइन करेंगे वो क्या करेंगे, वो भी क्या करेंगे, बहुत सारे माइक्रो विलाई जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं। और ओवरऑल क्या करेंगे, सरफेस एरिया जो होते हैं मतलब इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ओवरऑल क्या करेंगे, ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस दे देते हैं, और ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। और विलाई को आप देख सकते हैं, जैसे ये विलाई है ना बेटा, यहाँ पे देख सकते हैं आप आर्टरीज, ये ब्लड लेके आ रही है हार्ट से, फिर जो लेके जा रही है वो वेन्स भी प्रेजेंट है। यहाँ पे जो कैपिलरीज की काफ़ी ज़्यादा सप्लाई जो होती है प्रेजेंट होती है, जो कि सारा का सारा फूड जो होगा आपके इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब होगा, जब एब्जॉर्ब होगा तो ये ब्लड वेसल्स में ही जाएगा वो, ठीक है, और पूरी बॉडी में जाएगा फिर वो, ठीक है। यहाँ पे आर्टरीज, वेन्स की जो प्रॉपर सप्लाई होती है। और यहाँ पे लिम्फ वेसल भी प्रेजेंट होती है, लिम्फ वेसल भी प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं ये, उसको हम लैक्टियाल बोलते हैं, जो कि फैट्स का क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। लिम्फ वेसल भी यहाँ पे लैक्टियाल प्रेजेंट होती है, क्वेश्चन भी कई बार आया है। तो विलाई जो होते हैं दे आर सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड ए लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्टियाल। और म्यूकोजल एपिथेलियम के पास क्या होते हैं, एक यूनिसेलुलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं गोबलेट सेल, जो कि स्क्रीट करता है म्यूकस, जो कि ल्यूब्रिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिकोजा जो होती है ये बोलता है ग्लैंड बनाती है, देखो सब मिकोजा जो है ग्लैंड बना रही है इंटेस्टाइन में, उसको बोलते हैं ब्रूनर ग्लैंड। और मिकोजा जो हो रही है वो स्टमक में बना रही है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और देखो ये मिकोजा क्या कर रही है, ये जो है मतलब बिलाई के बेस में जो होती है क्रिप्ट बना रही है, क्रिप्ट बना रही है, और यहीं पे आपके जो है ब्रूनर ग्लैंड ओपन होते हैं, यहीं पे आपके ब्रूनर ग्लैंड जो है ओपन होते हैं। ठीक है, ये मिकोजा क्या बना रही है, क्रिप्ट बना रही है द बेसिस ऑफ बिलाई, ये बिलाई है इसका बेस के में क्या बनना है, क्रिप्ट बनना है, क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन बोलते हैं इनको। और ये क्या होते हैं, और ये भी इंटेस्टाइन जूस बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऑल लेयर जो होते हैं वो डिफरेंट पार्ट में क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशन जो होते हैं शो करते हैं, डिफरेंट पार्ट में जो है डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशन जो होते हैं जो है शो करते हैं। समझ आई चीज़। तो सबसे कौन सी लेयर हमने पढ़ी, हमने पढ़ी सबसे बार सिरोजा मस्कुलरिस, ठीक है, उसके बाद जो है आपके सब मिकोजा एंड आपके जो मतलब आपके जो मतलब म्यूकोजा पड़ी, ठीक है। और देखो बिलाई के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया देता हूँ कि जैसे मान लो कि इंटेस्टाइन तो वहाँ पे क्या करिए बिलाई बना रहे, ठीक है। अब बिलाई जो होते हैं ये क्या कर इरेगुलर फोल्ड होते हैं, ये फोल्ड होते हैं, और बिलाई के पास भी क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। और अगर सेल को अकेले देखा जाए तो इन सेल्स में भी क्या होते हैं, ऐसे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा माइक्रो बिलाई बनते हैं, इन सेल्स में भी क्या बनते हैं, बहुत सारे जो होते हैं माइक्रो बिलाई बनते हैं, ताकि ओवरऑल सरफेस एरिया क्या करे, इंक्रीज करे, और एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एलिमेंट्री कैनाल। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे बोला कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं। जैसे अब तो स्लाइवरी ग्लैंड बहुत सारे डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन मेन जो हम पढ़ते हैं वो तीन ही पढ़ते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड में हम पैरोटिड ग्लैंड को पढ़ते हैं, उसके बाद हम जो है इसमें सब लिंगुअल ग्लैंड को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उसके अंदर सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होते हैं मतलब उनके बारे में पढ़ते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड है। उसके बाद जो आपके लीवर है, पेनक्रियाज है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है, ब्रूनर ग्लैंड मैंने अभी आपको बताया इंटेंशन में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो है जूस जो है डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं स्क्रीट करते हैं, ठीक है। बोलते हैं यहाँ पे क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है डेट एसोसिएट विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज, लीवर एंड पेनक्रियाज, ठीक है। बोले कि स्लाइवा जो होता है बेटा, स्लाइवा जो होता है मेनली जो होता है प्रोड्यूस किया जाता है थ्री पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, तीन पेयर होते हैं, तीन पेयर्स होते हैं, पेयर्स होते हैं। आपका पैरोटिड ग्लैंड होता है, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड होता है जो कि हमारे चिक्स में प्रेजेंट होता है, जो कि ईयर के नीचे प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं कि स्लाइविक ग्लैंड होता है वो कहाँ होता है, चिक्स में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे ईयर के नीचे जो है प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं स्लाइवरी पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये जो है आपका जो है यहाँ पे डायग्राम में बताया हुआ है, ये जो ग्लैंड है आपका पैरोटिड ग्लैंड होता है, जो कि ईयर के साथ में प्रेजेंट होता है। और ये डक्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ऑब्वियसली एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और वो क्या करते हैं मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो बोलने का मतलब क्या है, ये डक्ट के थ्रू अपनी स्क्रीशन क्या करेंगे, पास करेंगे। और पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, इसकी डक्ट जो होती है उसको हम बोलते हैं स्टेंशन डक्ट, क्या बोलते हैं, स्टेंशन डक्ट जो होते हैं इसकी डक्ट को बोलते हैं, ठीक है। और पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं ये लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है, जो कि ईयर के साथ होते हैं। और जो है ये मतलब मोलर में इनकी ओपनिंग होती है, इनकी डक्ट को बोलते हैं स्टेंशन डक्ट बोलते हैं। अब सब लिंगुअल ग्लैंड भी होते हैं, सब लिंगुअल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। और ये स्मॉलेस्ट जो होते हैं वो सब लिंगुअल ग्लैंड होते हैं, जो कि हमारी टंग के नीचे, सब लिंगु मतलब सब का मतलब होता है नीचे, लिंगुअल का मतलब टंग के नीचे। और इनकी डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस बोलते हैं, RIVINUS रिविनस बोलते हैं। और सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, ये मीडियम साइज के होते हैं, ये लोअर जॉ के एंगल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जो लोअर जॉ होता है उसके जो है मतलब ये एंगल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बताया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, एंगल पे प्रेजेंट होते हैं, उनके डक्ट को हम बोलते हैं वार्सन डक्ट, ठीक है, वार्सन डक्ट बोलते हैं, ठीक है, WHARTSON, ठीक है, वार्सन डक्ट। तो ऑब्वियसली ये एक्साइन जो है ये क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो वही चीज़ है आपके जो है मतलब ये तीनों ग्लैंड क्या करते हैं, ये स्क्रीशन देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइवरी जूस बोलते हैं, ठीक है। और स्लाइवरी जूस में होता क्या है,
कुछ नहीं होता, यहाँ पे सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट होता है, और लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को। और कौन सा होता है, टाइलिन होता है या स्लाइबरी अमाइलेज एंजाइम होता है। और कई बार थायोसाइनेट आयंस भी प्रेजेंट होते हैं स्लाइबा में। थायोसाइनेट आयन भी क्या होते हैं, हमारी स्लाइबा में प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। अब देखो हम स्टडी करते हैं एनसीईआरटी से कि यहाँ पे क्या है कि स्लाइबा जो होता है मेनली प्रोड्यूस बाई 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, चिक में प्रेजेंट होते हैं। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर जो होते हैं जो लोअर जॉ में प्रेजेंट होते हैं। एंड सब लिंगुअल जो है टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लैंड जो होते हैं जस्ट सिचुएटेड आउटसाइड द बक्कल कैविटी एंड दे स्क्रीट स्लाइवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी। और स्लाइवरी जूस की पीएच कितनी होती है, याद रखना। उस स्लाइवरी जूस की जो पीएच होती है, कई बार पूछा जाता है कितना है, 6.8 होती है। स्लाइवरी जूस की जो पीएच होती है कितनी होती है, 6.8 होती है। और कई बार क्या होता है, आपके जो पैराथीटिक ग्लैंड होते हैं उनमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल हो जाता है, उसको बोलते हैं मम्प्स। ठीक है, और मम्प्स कौन करता है, पैरामिक्सो वायरस जो होता है वो क्या करता है, आपको जो है मम्प्स जो होता है मतलब क्या करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, जो पैराटाइड ग्लैंड के इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, मम्प्स बोलते हैं। और साथ में ये भी याद रखना कि स्लाइवा जो होता है हाईली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, हाईली नहीं। ठीक है, पीएच 6.8 होती है। और जो है हम जो होते हैं दिन में जो होते हैं 1 से 1.5 लीटर यानी कि 1,500 क्या करते हैं, स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें क्या होते हैं, वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे आपका सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड होते हैं, आयंस होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, म्यूकस होता है। ठीक है, और उसके बाद जो होते हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा से ड्राइव किए जाते हैं, स्लाइवरी अमाइलेज होते हैं, इसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, टाइलिन भी एंजाइम बोलते हैं स्लाइवरी अमाइलेज को। और लाइसोजाइम होता है, और थायोसाइनेट एंजाइम जो होते हैं, थायोसाइनेट जो होते हैं ये भी स्लाइवा में प्रेजेंट होते हैं आयंस। उसके बाद आता है आपका लीवर। देखो लीवर आपका डायग्राम में दिया होगा लीवर। ठीक है, लीवर जो है ना बेटा इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ऑफ द ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो बॉडी का होता है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बोलता क्या है, लीवर में अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितनी लोब होती है, 2 लोब होती है। लीवर में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। राइट लोब होती है, ठीक है, और कौन सी होती है, लेफ्ट लोब होती है। ठीक है, और ये जो लेफ्ट लोब होती है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब होती है। और यहाँ से क्या होता है, आपकी 2 डक्ट निकलती है, 2 डक्ट निकलती है, उनको हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक डक्ट। ठीक है, ये क्या होती है, ये डक्ट जो आपकी बताई हुई ना यहाँ पे, ये जो डक्ट आपकी बताई हुई है यहाँ पे, ये जो डक्ट है, एक ये डक्ट है और एक ये डक्ट है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। जब दोनों ज्वाइन करेंगी तो क्या बनाएंगी, आपकी जो है कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाएंगी। ये क्या बनाएंगी, कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है आपकी बनाएंगी। ये देख लो, यहाँ पे 2 लोब है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। राइट लोब होती है, लेफ्ट लोब होगी, राइट से भी एक डक्ट आएगी और लेफ्ट से भी एक डक्ट आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, हेपेटिक डक्ट्स बोलेंगे। जब दोनों ज्वाइन करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, कॉमन हेपेटिक डक्ट होगी। और क्या करेगा, लीवर जो होता है वो बाइल स्क्रीट करता है, बाइल स्क्रीट करता है, और बाइल को स्टोर एंड कंसंट्रेट किया जाता है, स्टोर एंड कंसंट्रेट किया जाता है इस गॉल ब्लैडर में। अब जो होगा गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है क्या बनाती है, ये सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। गॉल ब्लैडर की जो डक्ट को हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये जब सिस्टिक डक्ट जो होती है कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ जब बाइंड करती है तो क्या बनाती है, ये कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट जो है बनाती है। ये भी आपने याद रखना, कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। ठीक है, और गॉल ब्लैडर क्या करती है, ये जस्ट कंसंट्रेट करती है 10 टाइम्स वाइल को। और जब ये कॉमन बाइल डक्ट क्या करेगी, ये पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ क्या करेगी, बाइंड करेगी इसको पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ, और क्या बनाएगी, कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाएगी। और वो कहाँ ओपन होंगे, वो ओपन होंगे आपके मतलब वो कॉमन जो ओपन होंगे आपके डुोडेनम रीजन में ओपन होते हैं। और एक एम्फुला जो होता है, एम्फुला के थ्रू जो होते हैं ये ओपन होते हैं, एम्फुला के थ्रू जो होते हैं ये ओपन होते हैं। जैसे मान लो कि आपका जो है मतलब ये डक्ट आया, ठीक है, यहाँ से जो है डक्ट आया, ठीक है, ऐसे मतलब ये डक्ट आया आपके कॉमन बाइल डक्ट आए, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ से हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट आया। और ये क्या करेंगे, मतलब ये ओपन होंगे एम्फुला के थ्रू, उसको बोलेंगे एम्फुला ऑफ बेटर। और जो कि ये डायरेक्टली कहाँ ओपन हो जाएंगे, ये डुोडेनम रीजन में ओपन जाएंगे। और जिसको गार्ड किया जाता है एक स्फिंक्टर के द्वारा, उसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर को, हम उसको क्या बोलते हैं, उस स्फिंक्टर को हम क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। तो देखो दोबारा बता रहा हूँ मैं,
कि आपके लीवर में क्या होती है, दो लोब होती है। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी का, ठीक है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड तो थायराइड होता है सबसे बड़ा, ठीक है, एंडोक्राइन जो होता है। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दो डक्ट है, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, क्योंकि दोनों लोब से आ रही हैं, दोनों ज्वाइन करिए तो क्या बना रही है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट फिर वो क्या कर रही है, ये वाइल स्किट करता है, वाइल क्या करता है, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर एंड कंसंट्रेट होता है। और ये जो गॉल ब्लैडर के डक्ट को हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। और सिस्टिक डक्ट और जब कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट जो होती हैं जब वाइंड करती हैं, कंबाइन करती है, तो कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। और कॉमन बाइल डक्ट जो होती है फिर पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ, पेनक्रियाट भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक एम्फुला की एम्फुला के थ्रू ओपन होते हैं, उसको बोलते हैं एम्फुल ऑफ वेटर। और फिर वो ड्यूडेनम रीजन में ओपन हो जाएंगे, उसको हमको बोलेंगे भाई एक स्पिंक्टर, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। आपने याद रखना है, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो इस स्टडी करो इसको, यहाँ पे देखो लीवर जो है, लीवर जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, जिसका वेट भी कई बार पूछा गया था एनसीईआरटी में, ठीक है, 1.2 टू 1.5 किलोग्राम होता है अडल्ट मैन में। अडल्ट मैन में जो होता है 1.2 टू 1.5 जो होता है इसका। और इट इज़ सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी में होता है, डायफ्राम के नीचे होता है, दो लोब्स होती हैं। और इसके अंदर क्या होता है, अगर आप ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द लिब्यूल, और दे आर कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, हेपेटिक लोब्यूल को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर बोला जाता है। जिनके अंदर हेपेटिक सेल्स होते हैं जो कि रस्सियों की भांति जो होते हैं, रस्सियों की भांति के होते हैं, अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए कॉर्ड। और हर एक लोब्यूल को क्या किया जाता है, ग्लिसोन कैप्सूल, ग्लिसोन कैप्सूल के द्वारा क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। और ग्लिसोन कैप्सूल जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमेलियन लीवर का, मैमेलियन लीवर का क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और वाइल जो होता है हेपेटिक सेल के द्वारा स्क्रीट किया जाता है, फिर वो हेपेटिक डक्ट से होता है वो उसको स्टोर एंड कंसंट्रेट किया जाता है हमारे मस्कुलर सैक कॉल्ड एज द गॉल ब्लैडर में किया जाएगा। और डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, जो कि अलोंग विद हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। और वाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रेटिक डक्ट जो होते हैं ओपन होते हैं डुडेनम रीजन में कॉमन हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट से, और जिसको गार्ड किया जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के द्वारा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के द्वारा उनको गार्ड किया जाता है। पैनक्रियाज क्या है, अब देखो जो लीवर जो होता है वो बाइल स्क्रीट करता है। बाइल में होता क्या है, कुछ नहीं, बाइल डजेंट कंटेन एनी एंजाइम। बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होते, बाइल के अंदर क्या होते हैं, आपका जो मतलब बाइल सॉल्ट होता है, बाइल सॉल्ट जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, सोडियम टोरोकोलेट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना कि लीवर जो होता है बाइल स्क्रीट करता है, लेकिन बाइल में होता क्या है, और बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइली रूबिन, बाइली वर्डिन जो होते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन से ही बनते हैं, हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन से ही बनते हैं। तो ये भी आपने रखना कि बाइल के अंदर क्या होता है, बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइलीरूबिन, बाइलीवर्डिन जो होते हैं, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाइल सॉल्ट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट। और क्या करते हैं, ये फैट की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है बाइल। लेकिन बाइल जो होता है इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता है, बल्कि बाइल फॉस्फोलिपिड होता है, बाइल कोलेस्ट्रॉल होता है, बाइल कंटेन नो एंजाइम, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर में जो आपका लीवर में जो बाइल की पीएच होती है ना बेटा, वो कितनी होती है, वो 8.6 होती है। लीवर में जो बाइल की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 8.6 होती है। लेकिन आपके गॉल ब्लैडर में उसको स्टोर किया जाता है, कंसनट्रेट किया जाता है, उस टाइम पे उसकी पीएच कितनी होती है, 7.6 हो जाती है, 7.6 हो जाती है, ये भी आपने याद रखना है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या होता है, कंपाउंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। इसमें क्या होता है, इलोंगेटेड ऑर्गन्स है, देखो यहाँ दिया हुआ है, ये सी शेप ड्यूडेनम में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसका एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है, एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है डिफरेंट एंजाइम जो होता है स्क्रीट करता है, डिफरेंट पैनक्रेटिक जूस स्क्रीट करता है। इसमें क्या होता है, जैसे ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड, ये लिखे हुए हैं आपके आगे जब डाइजेशन पढ़ेंगे। इलास्टेज, पैनक्रेटिक अमाइलेज, डीएनएज, आरएनएज वगैरह, ये सारे लाइपेज वगैरह जो होते हैं, ये जो होते हैं मतलब पैनक्रेटिक जूस तो बेटा कंप्लीट जूस है, पैनक्रेटिक जूस होता है कंप्लीट जूस है, ये भी आपने याद रखना है। और ये क्या करता है, ये डाइजेशन ऑफ स्टार्च करता है, प्रोटीन करता है, फैट करता है, न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन करता है, सब के डाइजेशन करता है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसको कंप्लीट जूस बोलते हैं। इसका एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है वो क्या करता है, मतलब ये सिक्रेट करता है, मतलब पैनक्रेटिक जूस। लेकिन
एक्सोक्राइन पोर्शन को हम बोलते हैं एसिनाइल, एसिनाइल पार्ट, एसिनाइल, ठीक है, डक्ट ऑफ एसिनाई भी बोलते हैं, एसिनाई, एसाइनल पार्ट बोलते हैं। एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है उसको लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं, एसिनाई बोलते हैं। लेकिन जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है उसको बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैन, जो कि केवल 2% ही होता है, 2% ही होता है, ठीक है। तो जो मतलब आपका जो मतलब एक्सोक्राइन जो होता है इसमें 2% नहीं, आपका जो अगर देखा जाए तो 98% जो होता है एंडोक्राइन पोर्शन होता है, और 2% की होता है वो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है। तो यहाँ पे जो है आपका जो है यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो एंडोक्राइन पोर्शन में क्या होता है, आपके जो मतलब 4 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, ये हम पढ़ेंगे जब हम एक्सो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। और जो कि हार्मोन स्क्रीड करते हैं। आपने इतने याद रखना कि पैनक्रियाज क्या है, कंपाउंड है, बोथ एक्सोक्राइन है एंडोक्राइन जो होते हैं। ये जो होता है सी शेप लिम में प्रेजेंट होता है डुोडेनम के, और एक्सोक्राइन पोर्शन को हम एसिनाई बोलते हैं, एसिनाई बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या स्क्रीड करता है, ये स्क्रीड करता है मतलब आपके डाइजेस्टिव जूस स्क्रीड करता है, पैनक्रेटिक जूस स्क्रीड करता है। इसकी पीएच कितनी होती है, 8.4। जो आप पैनक्रेटिक जूस की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 8.4 होती है। और एंडोक्राइन पोर्शन जो होता है वो क्या स्क्रीड करता है, वो हार्मोन स्क्रीड करता है, ग्लूकागन, ठीक है। आपका जो इंसुलिन स्क्रीड करता है, फिर उसका सोमेटोस्टैटिन भी स्क्रीड करता है, ऐसे बहुत सारे हार्मोन जो होता है वो स्क्रीड करता है, ये भी हमने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक और होता है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी है आपके यहाँ पे। गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं दे रखा है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, म्यूकस रीजन में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, ये इसमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड में। क्या होते हैं, 3 टाइप के सेल्स होते हैं जो मेन मेन है। नंबर 1 है आपका, ये पढ़ा लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, चीप सेल होते हैं, पेप्टिक सेल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जाइमोजेनिक सेल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जाइमोजेंस या क्या करते हैं, प्रो एंजाइम रिलीज करते हैं, ठीक है, जैसे प्रो रेनिन है, पेप्सिनोजन है, ठीक है। ये क्या करते हैं, चीप सेल के करेंगे मतलब पेप्टिक सेल क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। उसके बाद क्या आते हैं, ऑक्सेंटिक सेल आते हैं, ऑक्सेंटिक सेल आते हैं जो कि लार्ज होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, और ये क्या स्क्रीट करते हैं, ये एच सी एल स्क्रीट करते हैं। और कासल इंटरनल गैस्ट्रिक फैक्टर जो होते हैं स्क्रीट करते हैं, जो क्या करते हैं, जो विटामिन B12, विटामिन साइनोकोबालामिन की एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और म्यूकस सेल होते हैं जो कि म्यूकस क्रिएट करता है, ठीक है। म्यूकस सेल होते हैं, और कुछ एंडोक्राइन सेल होते हैं जो कि क्या करते हैं आपके, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन को स्क्रीट करते हैं। तो यानी कि गैस्ट्रिक जूस जो स्क्रीट किया जाता है उसमें क्या होता है, पेप्सिनोजन होता है, प्रोरेनिन होता है, गैस्ट्रिक अमाइलेज भी होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है। लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते क्योंकि हमारे स्टमक में जो जूस होता है हाईली एसिडिक होता है, वो एक्ट नहीं कर पाते बोला, ठीक है। ऑक्सेंटिक सेल्स होते हैं वो एच सी एल स्क्रीट करते हैं। कासल इंटरेस्टिंग फैक्टर्स होता है, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो रिलीज करता है, म्यूकस स्क्रीट करता है, ठीक है। और पीएच जो होती है गैस्ट्रिक जूस की बहुत ही ज़्यादा जो होती है एसिडिक होती है, 1.5 to 2.5 जो होती है गैस्ट्रिक जूस की पीएच होती है, तभी तो म्यूकस किया जा रहा है। लेकिन जो हमारे इन्फेंट होते हैं उनके गैस्ट्रिक जूस की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 5 होती है, 5 होती है, याद रखना, ये आपकी जो है 5 होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज़ ऑल अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो क्या होगा आपका, नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव, डाइजेशन ऑफ फूड की प्रोसेस, ठीक है, वो क्या होगी, प्रोसेस होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, अब हम डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हमने सारा पढ़ लिया कि कौन कौन से जूस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, और हमने ये भी पढ़ लिया कि मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। अब बोलता है कि डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होती है तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो होती है इज एक्म्प्लिस्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, ठीक है। केमिकल प्रोसेस भी हो गई क्योंकि आपके बॉन्ड जो होते हैं ब्रेक होंगे, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम क्या करेंगे, हमारे फूड के ऊपर क्या करेंगे, वो एक्ट करेंगे। और मैकेनिकल प्रोसेस भी होगी, जैसे बक्कल कैविटी, जैसे आप फूड जो खाते हो ना बेटा उसको चबाते हो आप, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करोगे, उसको मतलब डिवाइड करते हो, उसको स्लाइवा के साथ क्या करते हो, मिक्स करते हो, ताकि स्लाइवरी जूस में जो भी एंजाइम प्रेजेंट है उसके ऊपर एक्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बक्कल कैविटी जो होती है वो 2 मेजर फंक्शन जो होती है परफॉर्म करती है, दैट इज मास्टिकेशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग। एक तो फूड को मास्टिकेट करेगी और फिर क्या करेगी, स्वेलो कर देगी। देखो कैसे, टीथ एंड टंग जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइवा क्या करते हैं, टोटली मास्टिकेट करते हैं फूड को, ठीक है, एंड मिक्सअप करते हैं फूड को जूस के साथ, ठीक है। और म्यूकस जो होता है हमारे स्लाइवा के अंदर वो क्या करता है कि उस फूड को करता है ल्यूब्रिकेट करता है, और एक मास्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स में क्या करता है उसको एडहर करता है, दैट इज कॉल्ड एज द बोलस।
और बोलस को क्या किया जाएगा, धीरे धीरे फिर क्या किया जाएगा, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में जो है कन्वे किया जाएगा, फिर कन्वे उसके बाद उसको इसोफेगस में है बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग और डीग्लूटेशन जो होता है उसके थ्रू क्या किया जाएगा, मतलब पास किया जाएगा, और बोलस जो होगा फिर इसोफेगस में जो है, आपको पता है कि हमारे इंटेस्टाइन में क्या होती है, बहुत सारी जो होती है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती है, सर्कुलर मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और बाय द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम पेरिस्टालिसिस के थ्रू क्या किया जाएगा, इसोफेगस से उसको हम कहाँ भेजेंगे, स्टमक में भेजेंगे, बोला ठीक है। और फिर आपका गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर जो होता है वहाँ प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है कि फूड की जो इसोफेगस स्टमक में पास करता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए ना, अगर देखा जाए तो हमारे फूड में अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा चार आइटम होती है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट में कौन होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे, ठीक है, जिसमें आपकी स्टार्च हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है, ठीक है, या लैक्टोज हो सकती है, ठीक है, जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन होती है, फैट होते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके कौन से होते हैं, आपके जो मतलब न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी क्या की जाएगी, जैसे कार्बोहाइड्रेट है उसकी डाइजेशन पहले स्लाइवरी जूस में होगी, आपके माउथ बक्कल कैविटी में डाइजेशन चलेगी, उसके बाद स्टमक में डाइजेशन होगी, होगी कि नहीं होगी हम देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगी डाइजेशन होगी, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि तीन सोर्स जो होते हैं, मतलब उसके ऊपर एक्ट करते हैं, वाइल एक्ट बाइल के प्रेजेंस में भी होता है इन स्मॉल, पैनकेटिक जूस भी एक्ट करता है, फिर लास्ट में जो है, लास्ट में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके ऊपर एल जो आपके इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो एक्ट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें, स्लाइवा। स्लाइवा जो होता है वो दैट इज सिक्रेट इनटू ओरल कैविटी, और इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम पोटाशियम क्लोराइड बार कार्बोनेट, एंजाइम कौन सा यहाँ पे, स्लाइवरी अमाइलेज ही है, और लाइसोजाइम है। तो याद रखना, स्लाइव माउथ में केवल डाइजेशन किसके स्टार्ट होती है, आपकी स्टार्च की होती है, आपकी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो पाती है माउथ में, क्यों, क्योंकि बाकी प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड और आपके फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। आपकी केमिकल डाइजेशन जो होती है किसकी, केमिकल डाइजेशन जो होती है आपकी केवल कार्बोहाइड्रेट की ही माउथ में होती है, बाकी किसी की नहीं होती है, ठीक है। तो केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो होती है इज इनिशिएट इन द ओरल कैविटी बाई हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, कौन सा होता है आपका, स्लाइवरी अमाइलेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपका स्टार्च है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका स्टार्च है वो आपके माउथ में क्या करेगा, आपके माउथ में क्या करेगा, वो जो एंजाइम है स्लाइवरी अमाइलेज, इसको हम टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं, ये स्टार्च को क्या करेगा, 30% ऑफ स्टार्च को क्या करेगा, 30% ऑफ स्टार्च को क्या करेगा, पूरी की पूरी स्टार्च नहीं हो रही है यहाँ पे जो है, माउथ में जो है 30% ऑफ स्टार्च होती है, दैट इज चेंज्ड इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड अल्फा डेक्सट्रिन में जो होती है चेंज होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं अगर इसकी बात करूं, केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, तो वहाँ पे क्या होता है, 30% ऑफ डाइजेशन जो होती है स्टार्च की माउथ में होती है, और यहाँ पे जो है फिर क्या होगा, वो फूड चला गया, 30% जो होती है स्टार्च जो होती है आपकी माउथ में डाइजेशन हुई, ठीक है, 70% अभी भी स्टार्च की फॉर्म में ही है, और स्टमक में जाएगा, स्टमक में तो कोई है ही नहीं स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, क्योंकि अमाइलेज और जो प्रेजेंट भी है गैस्ट्रिक अमाइलेज प्रेजेंट है, वो एसिडिक कंडीशन में एक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि माउथ में पीएच कितनी 6.8 है। अब क्या होगा, बोलता कि आपकी स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो होती है वो क्या होती है कि मतलब आपकी इसमें होती नहीं है, किसके स्टमक में नहीं होती, माउथ कैविटी में बिल्कुल 30% ही टूटी होती है स्टार्च आपकी। अब इंटेस्टाइन में चला गया, इंटेस्टाइन में क्या होगा, बाइल स्टार्च के ऊपर एक्ट नहीं करता, क्योंकि बाइल के पास तो कोई एंजाइम ही नहीं है। और उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होता है, आपका पैनक्रेटिक एंड अमाइलेज होता है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो क्या करता है, आपकी जो बची हुई 70% स्टार्च थी उसको क्या करता है, माल्टोज आइसोमाल्टोज और किस में चेंज करता है, अल्फा डेक्सट्रिन में चेंज करता है। फिर इन माल्टोज आइसोमाल्टोज अल्फा डेक्सट्रिन के ऊपर हमारे इंटेस्टाइन के एंजाइम जो होते हैं वो एक्ट करते हैं। जैसे इंटेस्टाइन के एंजाइम कौन से, माल्टोज को क्या करेंगे, वो माल्टेज में ग्लूकोज में चेंज करेंगे, ठीक है। आइसोमाल्टोज क्या करेगा, आइसोमाल्टेज एंजाइम होगा वो क्या करेगा, ग्लूकोज में चेंज करेगा। सुक्रोज अगर हमने खाई है तो वो क्या करेगा, शुक्र एंजाइम उसको क्या करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज सिंपल शुगर में चेंज कर दिया। लैक्टोज होगा तो उस किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज और लैक्टोज में चेंज करेगा। और अल्फा डेक्सिन जो होती है इसके अंदर डेक्सट्रिनेज एंजाइम क्या करेगा, वो ग्लूकोज में चेंज करेगा। तो इस तरह आपकी जो है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो होती है कंप्लीट होती है जाके डुडेनम रीजन में। तो मैंने क्या बोला, डाइजेशन के 3 रीजन होते हैं, माउथ में, स्टमक में और आपके जो है इंटेस्टाइन में।
माउथ में 30% डाइजेशन होती है, जिसमें स्टार्च होता है चेंज किया जाता है आपका माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में, अल्फा डेक्स्ट्रिन में। और उसके बाद जो है आपका जो है मतलब स्टमक में तो गैस्ट्रिक अमाइलेज होता है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि वो एसिडिक पीएच के ऊपर काम ही नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद आपका कौन सा होता है, इंटेस्टाइन में जो होता है बाइल जो होता है एक्ट नहीं करता है किसके ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, क्योंकि बाइल के पास कोई एंजाइम ही नहीं है। पेनक्रेटिक जूस के अंदर जो अमाइलेज प्रेजेंट होता है वो क्या करेगा, उसके ऊपर एक्ट करेगा और उसको 70% जो होगी स्टार्च उसको चेंज करेगा किसमें, हमारी आइसोमाल्टेज माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में चेंज करेगा। फिर इंटेस्टाइन क्या करेंगे, इन आइसोमाल्टोज माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज डेक्स्ट्रिन के ऊपर काम करेंगे, जैसे माल्टेज आइसोमाल्टेज सुक्रेज लैक्टेज, इन एंजाइम करेंगे सिंपल शुगर में चेंज होगी आपके कार्बोहाइड्रेट बोला, ठीक है। उसके बाद अगर प्रोटीन की बात करें, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन भी क्या होगी, तीन एरिया में होगी। माउथ में तो कोई एंजाइम है नहीं, माउथ में कोई एंजाइम है ही नहीं, माउथ में कोई एंजाइम नहीं प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, तो इसलिए माउथ में कभी भी प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होती है। अब स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है बेटा, स्टमक में जो है, स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वो क्या करेगा, वहाँ पे एसिडिक पीएच बना रखी है, एसिडिक पीएच बना रखी है। तो इस HCl की प्रेजेंस में क्या होता है, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है पेप्सिन में, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और प्रोटीओज में क्या करता है, चेंज करता है। पेप्टोन्स क्या होते हैं, ये लार्ज फ्रेगमेंट होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के। और प्रोटीओज के होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये भी डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन के फ्रेगमेंट होते हैं। और पेप्टाइड के होते हैं, इसमें 3 या 4 या 2 से ज़्यादा जो होते हैं अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ये भी क्या होते हैं, स्मॉलर फ्रेगमेंट होते हैं प्रोटीन के। तो इसमें चेंज होगा। यानी कि प्रोटीन की डाइजेशन जो है आपकी कहाँ स्टार्ट स्टार्ट होती है, केबल, और केबल कहाँ होती है, वो स्टमक में स्टार्ट होती है। फिर आप क्यों क्या बनता है आपका, प्रोटीओज बनते हैं, पेप्टोन बनते हैं, और आपके क्या बनते हैं, आपके जो मतलब ये पेप्टोन्स वगैरह प्रोटीओज वगैरह स्मॉलर एंड लार्जर फ्रेगमेंट ऑफ प्रोटीन में चेंज किया जाता है। अब प्रोटीन कहाँ जाएगी, अब प्रोटीन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। बाइल उसके ऊपर काम नहीं कर सकता क्योंकि बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं है। अब क्या होगा, आपके पेनक्रेटिक एंजाइम क्या करेंगे, जैसे आपका ट्रिप्सिनोजन है, कीमोट्रिप्सिनोजन है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडोसिस होते हैं, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में ही होते हैं, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो ट्रिप्सिनोजन को एक एंजाइम क्या करता है, एक्टिव करता है। उस एंजाइम का नाम क्या है, एंटेरोकाइनेज, जिसको इंटेस्टाइनल जूस या इंटेस्टाइनल मूव ग्लूकोजा क्या करती है, सिक्रेट करती है, ये ट्रिप्सिन में चेंज करेगा। और ट्रिप्सिन क्या करेगा, अब बाकी बचे हुए इनएक्टिव एंजाइम है, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड क्या करेगा, इनको एक्टिवेट करेगा। और ये सारे के सारे एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन को, पेप्टोन्स को, प्रोटीओज जो बने हैं हमारे स्टमक में, उनको डाईपेप्टाइड में चेंज करता है, डाईपेप्टाइड में चेंज करता है, ठीक है। और साथ में प्रो इलास्टिक प्रोटीन है, वो भी इलास्टिक और इलास्टिन प्रोटीन को भी डाईपेप्टाइड में चेंज कर दिया जाता है। और फिर क्या होगा, ये जो आपके एंड प्रोडक्ट बने डाईपेप्टाइड, ठीक है, जितने भी बने, इनके ऊपर डाईपेप्टाइडेज इंटेस्टिनल जूस एक्ट करेगा। और ये क्या करेंगे, ये अमाइनो एसिड जो होते हैं, अमाइनो एसिड क्या करते हैं, में चेंज हो जाते हैं। तो प्रोटीन की डाइजेशन भी होगी, प्रोटीन की डाइजेशन भी होगी। तो इस तरह क्या चलती है कि डाइजेशन चलती है। लिपिड और उसकी न्यूक्लिक एसिड की हम आगे चल के पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया है कि अबाउट 30% ऑफ स्टार्च होता है उसको हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है एंजाइम, ऑप्टिमम पीएच याद रखनी है आपने 6.8 है, इनटू डाइसैकेराइड माल्टोज में। और लाइसोजाइम जो होते हैं हमारे स्लाइवा में जो प्रेजेंट होता है, कई बार जो होते हैं फूड में जो होते हैं अनवांटेड पैथोजन भी आते हैं, उनको किलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्टार्च जो होता है वो 6.8 है, और माल्टोज में चेंज हो रहा है, आइसोमाल्टोज में चेंज हो रहा है, और डेक्स्ट्रिन में चेंज हो रहा है। अब बोलता है कि यहाँ पे म्यूकोजा ऑफ स्टमक के पास क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, जिनके पास 3 टाइप के सेल होते हैं। म्यूकस नेक सेल होते हैं जो कि म्यूकस क्रिएट करते हैं, पैप्टिक और चीफ सेल होते हैं जो कि प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो होते हैं स्क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये ऐसे एंजाइम हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं जब ये एक्टिव हो जाते हैं। अब सोचो कि आपके स्टमक में एंजाइम एक्टिव फॉर्म में होते हैं पहले से, तो ये हमारे स्टमक वॉल के जो सेल को नहीं डैमेज कर जाते, हमारे सेल के स्टमक सेल जो होते हैं वो तो प्रोटीन के बने होंगे, तो ये उनको डैमेज कर सकते हैं, इसलिए क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और उसके बाद कौन सा होता है, पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल होते हैं जो कि HCl स्क्रिएट करते हैं, और इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो रिलीज करता है। स्टमक जो होता है वो फूड को जो है वो 4 या 5 आवर के लिए क्या करता है, स्टोर करता है, डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा आपने फैटी फूड खाया है तो वो ज़्यादा देर तक क्या होगा, मतलब आपको स्टोर रहेगा। आपने हल्का फूड खाया जैसे फ्रूट वगैरह खाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए क्या होता है, स्टोर होता है। वो डिपेंड करता है फूड कैसा है। फूड फूड जो होगा वो क्या करेगा, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ क्या करेगा, स्टमक में क्या करेगा, मिक्स हो जाएगा। और आपके रोगे जो होते हैं, मस्कुलर वॉल जो होते हैं, वो सारे मिक्सिंग चर्निंग मूवमेंट करते हैं और फूड को मिक्स कर देते हैं। और जब फूड जो होता है आपका क्या करता है, ये
एसिडिक जूस के साथ मिक्स हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। और यहाँ पे प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है, ठीक है, आपके जो है प्रो रेनिन जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्सपोजर के साथ आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और ये चेंज हो जाते हैं एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम है स्टमक का। और पेप्सिन क्या करेगा, वो प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है, ठीक है। उसके बाद बताइए यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस एंड बाइक। ऑब्वियसली आपका देखो इतनी एसिडिक कंडीशन बन चुकी है, 1 to 2 जो होती है आपकी एसिडिक कंडीशन है स्टमक में। अब इस कंडीशन में तो हमारी स्टमक की बहुत डैमेज हो सकती है। तो उस केस में क्या होता है, म्यूकस एंड बाइक कार्बोनेट जो होते हैं गैस्ट्रिक जूस में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ल्यूब्रिकेशन एंड म्यूकोजल एपिथेलियम जो होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि एक्सकोरिएशन जो होता है, ठीक है, जो एक्टिविटी ना हो हमारे कॉन्सेंट्रेटेड एस की। और एस के करता है एसिडिक पीएच, देख लो कितनी प्रोवाइड कर रहा है, 1.8 प्रोवाइड करता है, जो कि ऑप्टिमम होती है पीएच के पेप्सिन के लिए। रेनिन भी क्या है, रेनिन भी एक प्रोटोलिटिक एंजाइम है जो कि इन्फेंट में पाया जाता है। रेनिन भी क्या है, ये क्या करता है, ये मिल्क प्रोटीन को, केजिन को क्या करता है, मिल्क प्रोटीन केजिन को डाइजेस्ट करता है। देखो कैसे रेनिन क्या करता है, ये इन्फेंट में पाया जाता है, ये प्रोरेनिन की फॉर्म में है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इन्फेंट का गैस्ट्रिक जूस की पीएच कितनी होती है, 5 होती है। तो ये क्या करेगा, ये केजिन को, ठीक है, ये केजिन को क्या करेगा, ये चेंज करेगा किसमें, पैराकेजिन में। किसमें, पैराकेजिन में। रेनिन पहले प्रो रेनिन की फॉर्म में होगा, जैसे एस के कॉन्टैक्ट में आएगा तो रेनिन में चेंज होगा। और ये क्या करेगा, केजिन प्रोटीन को किस में चेंज करेगा, पैराकेजिन में चेंज करेगा। फिर पैराकेजिन क्या करेगा, कैल्शियम के साथ बाइंड करके क्या बनाएगी, कैल्शियम के साथ बाइंड करके क्या बनाएगी, ये पैराकेजिनेट कम्प्लेक्स बनाती है। पैराकेजिनेट, कैल्शियम पैराकेजिनेट जो होती है कम्प्लेक्स बनाती है, पैराकेजिनेट कम्प्लेक्स बनाती है, ये भी आपने याद रखना है। पैराकेजिनेट जो होती है कम्प्लेक्स बनाती हैं। और इसके ऊपर कौन काम करेगा, फिर पेप्सिन काम करेगा, और उसको किस में चेंज कर देगा, पेप्टोन में चेंज कर दिया जाएगा। पेप्सिन क्या करेगा, फिर इसके ऊपर पेप्टोन में क्या करेगा, चेंज कर देगा, पेप्टोन में चेंज कर देगा। तो ये क्या होगी, ये मिल्क प्रोटीन की डाइजेशन होगी। और क्या होता है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक अमाइलेज भी सिक्रेट करते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ये एसिडिक कंडीशन में वर्क नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। अब जो है फूड चला गया आपका इंटेस्टाइन में। अब जो है आपका फूड चला गया इंटेस्टाइन में, बोला प्रोटीन की डाइजेशन भी आदि हो गई है और स्टार्च की भी हो गई है। बोलता कि वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट जो होते हैं, ऑब्वियसली मस्कुलर लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी मूवमेंट करेगी। और मूवमेंट क्या करेगी, जो फूड जो होगा इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जितने भी जूस आते हैं उनके साथ ये मिक्स कर देगा, जैसे बाइल के साथ, पैनक्रेटिक जूस के साथ, इंटेस्टाइनल जूस के साथ होते हैं, सारा का सारा जो होता है फूड मिक्स हो जाएगा। तो वही चीज़ है, दिस मूवमेंट जो होती है जो हमारे इंटेस्टाइन में होती है, इसमें वेरियस सिक्रीशंस आती हैं इंटेस्टाइन में, और ये करती हैं, ये फैसिलिटेट करती हैं डाइजेशन को। बाइल, पैनक्रेटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, ये सिक्रीशन जो होती हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होती है रिलीज़ की जाती हैं। और पैनक्रेटिक जूस एंड बाइल जो होते हैं ये क्या किए जाते हैं, हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट के साथ क्या किया, रिलीज किए जाते हैं ऑब्वियसली। और पैनक्रेटिक जूस में क्या होते हैं, आपके इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमाइलेज, पैनक्रेटिक लाइपेज, न्यूक्लियेज, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक एंजाइम के द्वारा एक्टिव किया जाता है, दैट इज एंटेरोकाइनेज। एक एंजाइम है वो क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा ट्रिप्सिनोजन को, किसमें, ट्रिप्सिन में। फिर ट्रिप्सिन क्या करेगा, अदर ट्रिप्सिनोजन को भी एक्टिवेट करेगा और बाकी जितने भी इनएक्टिव एंजाइम उनको भी एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे क्या होता है, इसको ऑटोकैटालिसिस बोलते हैं। तो ट्रिप्सिनोजन क्या होता है, इज एक्टिवेटेड बाय द एंजाइम एंटेरोकाइनेज, और इसको स्क्रीट किया जाता है, जिसको इंटेस्टाइनल जूस मिकोजा के द्वारा ट्रिप्सिन में चेंज करेगा, और जो कि अदर एंजाइम को क्या करता है, पैनक्रेटिक जूस को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और बाइल जो होता है ये भी डुडनो में ही आता है, बोला इसके अंदर बाइल पिगमेंट होता है, बाइलिरुबिन, बाइलिबर्डिन, मैंने आपको बता चुका हूँ। बाइल साल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता बाइल के पास, कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल क्या करता है, ये फैट की इमल्सिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये फैट की इमल्सिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लो कि आपकी ये फैट की ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये है। ये अब जब बाइल क्या करेगा यहाँ पे, इसको जो है मतलब किस में चेंज करेगा, छोटी छोटी ड्रॉपलेट में चेंज कर देगा, छोटी छोटी ड्रॉपलेट में चेंज कर देगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। फैट की बड़ी ड्रॉपलेट को किस में चेंज करेगा, ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट में चेंज करेगा। यानी कि क्या करेगा, ये सरफेस एरिया जो होगा, ये क्या करेगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, ताकि बाइल के ऊपर जो है, जब फैट की छोटी छोटी ड्रॉपलेट बन जाती हैं, इनके ऊपर जो है इफेक्टिवली जो होता है लाइपेज जो होता है एक्टिवेट कर पाए, ठीक है। बाइल जो होता है वो लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है। तो पैनक्रेटिक लाइपेज होता है मोस्ट इफेक्टिव लाइपेज है, पैनक्रेटिक लाइपेज होता है मोस्ट इफेक्टिव लाइपेज होता है, जो कि डाइजेशन प्रिंसिपल एंजाइम होता है
डाइजेशन ऑफ फैट में। तो क्या करेगा, बाइल का मेन काम कुछ नहीं है, बाइल का मेन काम यही है कि करता है ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा। और इमल्सिफिकेशन में क्या है, ये वाइल को जो है स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट में चेंज करेगा, और उन ड्रॉपलेट में की वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है आपका क्या होगा, आपके पैनक्रेटिक लाइपेज होता है वो क्या करता है, उसके ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे क्या होता है, वाइल जो होता है वो इमल्सिफिकेशन में करता है हेल्प, ब्रेकिंग डाउन द फैट इनटू स्मॉल मिसल्स में। और वाइल क्या करता है, लाइपेज को भी क्या करता है, एक्टिवेट करता है। अब देखो आपके स्टमक से जो पूरा फूड आया था ना इंटेस्टाइन में, अब उसमें क्लोरिक एसिड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, हो सकता है इंटेस्टाइन की मतलब आपकी उसको भी जला दे वो। ठीक है, तो बोलने का मतलब वहाँ क्या होता है, इसलिए म्यूकोजल एपिथेलियम में क्या होते हैं, बहुत सारे गोबलेट सेल होते हैं जो कि म्यूकस क्रिएट करते हैं, और स्क्रीशन ऑफ द ब्रस्ट बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूकोजा along with सिक्रेशन ऑफ गोबलेट सेल्स होते हैं, क्या बनाते हैं, इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, लास्ट एंजाइम है, अब डाइसैकेराइडेज माल्टेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, आपके जो है मतलब लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट है, वो ये सारे काम ग्लूकोज में चेंज करेंगे। ठीक है, सुक्रेज, लैक्टेज, आइसोमाल्टेज, अल्फा डेक्सट्रिन्स होते हैं, ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। लाइपेज होता है, पेन इंटेंशनल लाइपेज भी होता है, न्यूक्लियोसाइडेज भी होते हैं, न्यूक्लियोटाइडेज होते हैं। और ये करते हैं, ये म्यूकस जो है अलोंग विद बाइकार्बोनेट क्या करता है, ये पानक्रियास से जो भी आ रहा है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटेस्टाइन की वॉल को, ताकि और एल्केलाइन मीडियम जो होता है प्रोवाइड करता है, दैट इज 7.8 जो होता है एंजाइम एक्टिविटी के लिए। इनके जितने भी पेनक्रेटिक जूस के इंटेंसिव जूस के जो एंजाइम होते हैं, ये 7.8 पीएच के ऊपर एक्टिव करते हैं। और सब म्यूकोजल ग्लैंड में क्या होते हैं, ब्रूनर ग्लैंड, मैंने आपको पहले बता दिया था, इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब देखो प्रोटीन के बारे में बता रहा है, ये प्रोटीन जो होते हैं पेप्टोन है, प्रोटीओज है, ये पेनक्रेटिक जूस के साथ जैसे ही आएंगे तो क्या किस में चेंज होंगे, डाइपेप्टाइड में चेंज होंगे। और आपके जो पॉलीसेकेराइड है वो बोलता है 70% जो होते हैं वो रह चुके हैं अभी डाइजेशन में, वो जैसे ही आएंगे तो पेनक्रेटिक अमाइलेज इनके ऊपर काम करेगा, डाइसेकेराइड में चेंज करेगा। ठीक है, और फैट जो होंगे आपके इंटेंस, फैट की डाइजेशन ना ही माउथ में हो रही है ना ही स्टमक में हो रही है, वो कहाँ हो रही है, आपकी जो मतलब केबल और केबल इंटेस्टाइन में ही हो रही है। ठीक है, तो फैट जो होते हैं दे आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज विद द हेल्प ऑफ बाइल, किसमें डाइग्लिसराइड। ठीक है, और ट्राई मोनोग्लिसराइड में चेंज होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, ये पेनक्रेटिक न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो क्या करेगा, उसको चेंज करेगा न्यूक्लियोटाइड्स में, फिर न्यूक्लियोसाइडेज में। और इन सब के ऊपर क्या करेगा, फिर आपका इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा, एक्ट करेगा। जैसे डाइपेप्टाइड के ऊपर डाइपेप्टाइडेज एक्ट करेगा, वो किस में चेंज करेगा इसको, आपका जो मतलब अमाइनो एसिड में चेंज करेगा। स्टार्च का जो डाइसेकेराइड बने हैं उसको किस में चेंज करेगा, सभी के सभी को ग्लूकोज में चेंज कर रहा है। मोनोक्लिसराइड को किस में चेंज करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करेगा। और न्यूक्लियोसाइडेज साइड को किस में चेंज करेगा, नाइट्रोजन शुगर और बेसिस वगैरह में जो होते हैं वो चेंज करता है। ये सारे ये जो एंजाइम इन द सक्कस एंटेरिकस जो होते हैं, ये एंड प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, जो सक्कस एंटेरिकस इंटेंशनल जूस को भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एंड प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है और उनको चेंज करता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। अब आगे डेफिनेशन आपकी डाइजेशन की। ठीक है, और दीज फाइनल स्टेप्स जो होते हैं ये कहाँ होते हैं, ये म्यूकोजल एपिथेलियम में डुओडेनम रीजन में होते हैं। जैसे डाइपेप्टाइड को किस में चेंज करा है, अमाइनो एसिड में चेंज करा है, माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करा है, लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में चेंज करा है, लैक्टेज एंजाइम। ये सारे इंटेंशनल में प्रेजेंट होते हैं, जूस में इंटेंशनल जूस में प्रेजेंट होते हैं। सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज करा है, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड को शुगर ऑन बेसिस के ऊपर चेंज करा है, और डाई एंड मोनोग्लिसराइड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर रहा है। अब सारे जितने भी आपके कम्प्लेक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट थे वो सारे सिंपल फॉर्म में चेंज हो गए, सिंपल फॉर्म में चेंज हो गए। और द ब्रेक डाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल जो हुआ ऊपर डुओडेनम रीजन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब क्या होंगे, सिंपल जो होते हैं सब्सटेंस होते हैं, अब ये एब्जॉर्ब होते हैं जेजनम एंड इलियम रीजन में। आपकी डाइजेशन जो होती है सिंपल फॉर्म में जो की जाती है वो डुओडेनम रीजन में होती है, वो ब्रेक कर दी जाते हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, आपकी जेजनम और इलियम रीजन में होती है। और फिर उसके बाद क्या होगा, जो अनडाइजेस्ट रहेगा फूड, अनएब्जॉर्ब रहेगा, उसको पास कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो है पास कर दिया जाता है। देखो कैसे, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ अब की जो है आपको जो है अब देखो यहाँ पे मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि यहाँ पे कोई ऐसी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती है, कोई ऐसे सिग्निफिकेंट एक्टिविटी नहीं होती डाइजेशन की। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, सर्टेन ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है। ऐसा नहीं कि वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो मैक्सिमम वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो रहा है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर भी एब्जॉर्व होता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन स्मॉल में मेजर इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, डाइजेशन का भी एब्जॉर्प्शन का भी। सिक्रीशन जो होता है क्या करता है, सिक्रीट करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड जो है
उसको एडहर करता है, ठीक है, और उसको एक जो है लोग बोलता है उसको ईजी पैसेज प्रोवाइड करता है ताकि वो बॉडी के बाहर जो एक्सपॉल कर दिया जाए। तो यही चीज़ है। अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस, उसको हम फीकल मैटर बोलते हैं या फिसेस भी बोलते हैं, ये सीकम में चला एंटर हो जाएगा और वहाँ पे इलियोसिकल बाल्ब के थ्रू, इलियोसिकल बाल्ब इलियम और सिकम के बीच में एक बाल्ब होता है, ठीक है, जो कि बैक फ्लो ऑफ फिकल मैटर को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। देखो दो चीज़ें होती है बायोलॉजी में, दो चीज़ें होती है, एक होता है स्पिंक्टर, स्पिंक्टर जो होता है वो क्या करता है, रेगुलेट कर सकता है मूवमेंट ऑफ किसी सब्सटेंस की दोनों डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड भी लोअर डाउनवर्ड भी, या आगे भी पीछे भी, दोनों साइड में क्या करता है कि ये स्पिंक्टर जो होता है रेगुलेट कर लेता है ओपनिंग। लेकिन बाल्ब जो होते हैं वो केवल एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, मतलब फ्लो करते हैं। इसलिए क्या होता है जब ये फूड जब इलियम से सिक्कम में जा रहा होगा ना तो वहाँ पे क्या बैक फ्लो नहीं पाएगा, तो बाल्ब वन डायरेक्शन में ही क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ये टेम्परली जो होता है रेक्टम में स्टोर किया जाता है, बोला डी डेफिकेशन प्रोसेस तक जो इसको स्टोर कर लिया जाता है। और एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेंसिनल ट्रैक जो होती है वो किसके कंट्रोल में होती है, न्यूरल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में भी होती है, हार्मोन के कंट्रोल में भी होती है। डिफरेंट पार्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए अगर कभी आप फूड देखते हो, अच्छे अच्छे फूड देखते हो, स्मेल एंड कई बार हमारे फूड जो होता है ओरल कैविटी में जो होता है प्रेजेंट होता है तो क्या करता है आपके स्लाइवा की सिक्रीशन हो जाती है। तो गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रीशन जो होती है न्यूरल सिग्नल के थ्रू भी क्या होती है, स्टिमुलेट की जाती है। और बहुत सारी मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, और जो कि मतलब जिनको मॉडरेट किया जाता है नर्वस सिस्टम के द्वारा, लोकल एंड बहुत सारे थ्रू CNS, ठीक है। तो हार्मोनल कंट्रोल भी होता है, हम पढ़ेंगे हार्मोन, लोकल हार्मोन कौन से होते हैं हमारे, गैस्ट्रिन हो गया, कोलिसिस्टोकाइनिन हो गया, पेनक्रियाजामिन हो गया, ऐसे हम हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे हार्मोन जो होते हैं जो कि डाइजेस्टिव से उसकी जूस की जो है स्क्रीशन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और लोकल हार्मोन प्रोड्यूस करता है हमारा इंटेस्टाइनल जो होती है, और गैस्ट्रिक एंड इंटरनल म्यूकोसा की जो मतलब मूवमेंट को भी रेगुलेटर ये करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको दोबारा एक ओवरव्यू देता हूँ। ओवरव्यू जैसे मैंने बोला कि आपकी जो डाइजेशन होगी प्रिंसिपली कहाँ होगी, प्रिंसिपल आपकी डाइजेशन होती है वो तीन हिस्सों में की जाती है, तीन पार्ट में की जाती है, ओरल कैविटी में, या डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन स्टमक एंड डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन। अब बोलता है कि स्टार्च जो होता है आपके माउथ में क्या होगा, वहाँ पे 30% ब्रेक डाउन होगी, pH 6.8 है, किसमें आपका स्टार्च जो है किसमें चेंज होगा, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रिन में चेंज होगा। अब क्या होगा 30% ही चेंज हुआ, अब क्या 70% वो स्टार्च की फॉर्म में ही है। अब क्या होगा वो स्टमक में आएगा, स्टमक में तो कोई एंजाइम है भी, अगर है भी तो वो एसिडिक कंडीशन में एक्ट नहीं कर सकता बोला। अब कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में आ गया आपका स्टार्च, ठीक है। वैसे क्या स्टार्च क्या करेगा, इंटेस्टाइन में क्या होगा, पेनक्रेटिक, उसमें बाइल भी मिलेगा, उसमें पेनक्रेटिक जूस भी मिलेगा, और उसमें क्या मिलेगा आपका इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस भी मिलेगा। बाइल तो एक्टिवेट, बाइल तो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास एंजाइम ही नहीं है। उसके बाद क्या करता है कि आपका जो पेनक्रेटिक जूस क्या करता है वो 70% ऑफ स्टार्च को किस में चेंज करता है, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रिन में चेंज करता है। फिर उनके ऊपर कौन करेगा लास्ट में, इंटेस्टाइनल जूस एक्ट करता है, जो आइसोमाल्टोज को ग्लूकोज में, डेक्स्ट्रिन को ग्लूकोज में, आपका जो मतलब डाइसेक्राइड जो आपका माल्टोज है उसको भी ग्लूकोज में, लैक्टेज है कहीं खाया हुआ आपने तो लैक्टोज है, लैक्टेज क्या करेगा उसको क्या करेगा ग्लूकोज और लैक्टोज में, ठीक है। सुक्रोज है तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में, सिंपल चेंज हो गया आपका, आपके कार्बोहाइड्रेट सिंपल में चेंज हो गया, एब्सॉर्ब में चेंज हो गया। अब प्रोटीन की बारी है। प्रोटीन की माउथ में कोई डाइजेशन नहीं होती है क्योंकि एंजाइम में नहीं है। प्रोटीन की डाइजेशन का होती है स्टमक में होती है मेजर, ठीक है। प्रोटीन में क्या होगा, पेप्सिनोजन एंजाइम क्या करेगा, वो पहले एक्टिव होगा एचसीएल के प्रेजेंस में, पेप्सिन में चेंज होगा और क्या करेगा प्रोटीन को पेप्टोन, प्रोटीज वगैरह में और पेप्टाइड्स वगैरह में चेंज करेगा। रेनिन भी क्या करेगा, वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, प्रो रेनिन से रेनिन बनेगा, रेनिन क्या करेगा केजिन को किस में चेंज करेगा, पैराकेजिन में करेगा, पैराकेजिन से क्या करेगा कैल्शियम पैराकेजिनेट बनाएगा, और कैल्शियम पैराकेजिनेट क्या करेगा फिर उसके ऊपर पेप्सिन काम करेगा, उसको वो प्रोटीज वगैरह पेप्टोन वगैरह में चेंज कर देगा, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, नीचे पेन अब इंटेस्टाइन में फूड आ गया, वहाँ पे क्या करेगा जो ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड्स होते हैं, इनको एक्टिवेट किया जाएगा ट्रिप्सिन एंटेरोकाइनेज के द्वारा जो है ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट किया जाता है। और क्या करेंगे वो फिर प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, वो किस में चेंज करेंगे, प्रोटीन्स आपका जो पेप्टोन्स, प्रोटीओज वगैरह को डाईपेप्टाइड में चेंज करेंगे। और फिर क्या होगा इंटेस्टाइन जो होता है लास्ट जूस के करेगा डाईपेप्टाइड के ऊपर काम करेगा और उसको अमाइनो एसिड में चेंज करेगा। वैसे ही फैटी एसिड की नहीं माउथ में डाइजेशन होती है, कोई एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रिक जूस में भी नहीं होती क्योंकि एंजाइम भी नहीं है, अगर है भी तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा इंटेस्टाइन में क्या होगा, बाइल क्या करेगा उस बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट को स्मॉल में चेंज करेगा, और क्या करेगा उसके ऊपर फिर पेनक्रेटिक लाइपेज एक्ट करेगा और उसको डाइग्लिसराइड और आपके जो मतलब मोनोग्लिसराइड में चेंज करेगा। फिर मोनोग्लिसराइड्स होते हैं वो किस में चेंज होते हैं आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होते हैं इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा, ठीक है। वही है आपका जो मतलब क्या बोलते हैं लाइपेज होता है, पेनक्रेटिक लाइपेज। उसके बाद न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए, ऑब्वियसली हम सेल खाते हैं ना, कई बार सेल नहीं खाते हैं हम जो भी है, तो उसमें क्या न्यूक्लिक एसिड भी होगा।
माउथ में कोई डाइजेशन नहीं है, स्टमक में कोई डाइजेशन नहीं हो रही है, और आपके बाइल तो कोई करता नहीं उसमें, पैनक्रेटिक जूस का करेगा, न्यूक्लियस का करेगा, उसको न्यूक्लियोटाइड में चेंज करेंगे, और फिर आपका जो पैनक्रेटिक जूस के बाद इंटेंसिव जूस एक्ट करेगा, उसको किस में चेंज करेगा, वो आपके नाइट्रोजन बेसिस और शुगर में चेंज कर देगा, और ये सारी की सारी चीज़ें क्या बन गई, ये सारी चीज़ें जो है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज हो जाएंगी, फिर इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आती है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, ठीक है। क्या वैल्यू होती है कैलोरीफिक वैल्यू, बोले कि एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल एंड जो एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड्स होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी की फॉर्म में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, क्योंकि हीट ही क्या है, अल्टीमेट फॉर्म है सभी एनर्जी की, ठीक है। जो भी हम खा रहे हैं हमें एनर्जी मिल रही है, और हीट ही क्या है, आपकी अल्टीमेट फॉर्म है सभी एनर्जी की। इसको हम कैलोरी में भी मेजर कर सकते हैं, कितनी एनर्जी लीज हुई, कैलोरी में भी कर सकते हैं, जूल में भी कर सकते हैं। बोलते हैं वो एक ही जूल क्या होता है, एक कैलोरी क्या होती है, 1 कैलोरी और 1 जूल क्या होता है, जो कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज द 1 जूल ऑफ एनर्जी। 1 जूल क्या होता है कि आपने 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी एनर्जी लगेगी, उसको हम बोलेंगे 1 जूल, 1 कैलोरी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सिंस द वैल्यू ऑफ दिस टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है, तो हम क्या करते हैं किलो के, ऑब्वियसली बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम, 1 ग्राम पानी ये हम क्या करते हैं किलो कैलोरी लेते हैं, तो किलो कैलोरी कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, उसको हम किलो कैलोरी बोल देते हैं, किलो ले लो, ठीक है। और इसलिए क्या करते हैं, अब न्यूट्रिशनिस्ट के जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेफर करते हैं किलो कैलोरी, ठीक है, एज ए कैलोरी, और जूल जो होते हैं वो ऐसे रखते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट जो होते हैं लिवरेट, जैसे 1 ग्राम ऑफ फूड्स होता है, जैसे कई बार हम लैब में करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट आता है आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, 1 ग्राम प्रोटीन डालेंगे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डालेंगे, 1 ग्राम क्या करेंगे हम फैट डालेंगे, और उसको क्या करेंगे, वो बॉम्ब कैलोरीमीटर जो होता है वो क्या करता है, कंबस्शन करता है, फूड को ऑक्सीडाइज कर देता है, और जब फूड ऑक्सीडेशन होता है इस बॉम्ब कैलोरीमीटर में, लैब कंडीशन में हम कर रहे हैं, बॉडी के बाहर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कितनी एनर्जी रिलीज करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू बोलते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में तो ऐसा होता नहीं, हमारी बॉडी में तो फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो हमारी बॉडी में जो होता है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, जो बाहर कर रहे हैं हम लैब कंडीशन में, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, जो कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में किया जाता है, एक मेटल चैम्बर होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ फील्ड होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन की जाती है, जैसे एक्चुअल हम अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्शन जो होती है कितनी होती है आपकी, जो मतलब देखा जाए क्लोरीफिक, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू देखी जाए ना, कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में तो कितनी आती है, 4.1 किलो कैलोरी आती है कार्बोहाइड्रेट के लिए, 5.65 आती है आपकी प्रोटीन के लिए, 9.45 आती है आपकी इसके लिए फैट के लिए। लेकिन हमारी बॉडी में थोड़ा बॉम्ब कैलोरीमीटर फिक्स है, हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा फूड, तो कितनी एनर्जी होगी, तो 4 किलो कैलोरी फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है, 4 थोड़ी सी कम हो जाती है, 4 ही प्रोटीन के लिए होती है, 9 जो होती है वो कितनी होती है आपकी जो किलो कैलोरी होती है ऐसे प्रेजेंट होती है। अब देखो, अब जो फूड बन गया, अब जो फूड बन गया, अब क्या होगी, इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। अब इसकी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, उसके बाद इसकी एसिमिलेशन होगी, ये हम इसका जो है लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। पता है यहाँ पे क्या है कि एब्जॉर्प्शन क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है कि आपके जितने भी एंड प्रोडक्ट बने हैं डाइजेशन के, वो सारे के सारे क्या होंगे, इंटेस्टाइन में जेजनम और इलियम रीजन से क्या होंगे, ब्लड में जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ब्लड में जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन जो होता है पैसिव भी होता है, एक्टिव भी होता है, फैसिलिटेटेड भी होगा, देखेंगे। जैसे आपके मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे क्लोराइड्स होते हैं, इनको सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो होता है, इनको पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब किया जाता है। ये क्या करते हैं, जनरली हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या करते हैं, मूव करेंगे। हमारे इंटेस्टाइन में पड़े हुए हैं ग्लूकोज, अब अमाइनो एसिड वो सारे के क्लोराइड आयंस भी क्या होते हैं, वो एब्जॉर्ब हो गए सिंपल डिफ्यूजन से। लेकिन कुछ जो होते हैं, कुछ ऐसे ग्लूकोज, ठीक है, अमाइनो एसिड जो होते हैं, ये कैरियर प्रोटीन के द्वारा भी क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, कैरियर प्रोटीन के द्वारा भी क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। जब आपकी प्रोटीन के द्वारा जो होते हैं एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे मान लो ना, ये जो है कैरियर प्रोटीन है, ग्लूकोज जो है यहाँ से जा रहा है, प्रोटीन के कैरियर प्रोटीन के द्वारा जो है जा रहा है, ठीक है, ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर जो है कैरियर प्रोटीन के द्वारा जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और इसमें भी क्या करेंगे, हाई टू लो ही मूव करेंगे बोला। उसके बाद ग्लूकोज बोलता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो होता है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है, वो तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होती है, फ्रॉम लो टू हाई। जैसे आपके अमाइनो एसिड, कुछ अमाइनो एसिड, ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड तो तीनों से हो रहे हैं, एक्टिव से हो रहे हैं, पैसिव से हो रहे हैं, और फैसिलिटेटेड से हो रहे हैं। लेकिन आपने याद क्या रखना है, फैसिलिटेटेड से कौन सा हो रहा है आपका,
जो है मतलब ये जो क्लोराइड है वो डिफ्यूजन से हो रहा है, लेकिन सोडियम जो होता है वो एक्टिव से हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है, कुछ ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स होते हैं, और जो आपके सोडियम जो होते हैं ये बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ऑब्वियसली दे आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड बाई क्या होगा यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे एनर्जी लगती है, ठीक है, ये भी आपने रखना। और क्या होगा आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो बने हुए हैं, फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल जो बने हैं वो आपके कहाँ प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन के ल्यूमन में प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन के ल्यूमन में प्रेजेंट है, ध्यान रखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको बनाऊँ, फैटी एसिड और ग्लूकोज होते हैं आपके कहाँ है, इंटेस्टाइन, और इसमें क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे इन ल्यूमन, और इसको क्या कहाँ की ब्लड किया जाएगा, आपके लैक्टियल ब्लड वेसल्स होती हैं, लैक्टियल जो लिम्फ वेसल होती है उनमें क्या किया जाए, इनको सेंड किया जाएगा। देखो कैसे, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये फैटी एसिड्स हैं और ये जो होते हैं ग्लिसरॉल्स होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं। जब इनसॉल्युबल हैं तो सेल को पास नहीं कर पाएंगे, जब इनसॉल्युबल हैं तो इनको जो है पास नहीं किया जाएगा, तो इनको क्या किया जाएगा, इनको जो है दे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। तो इसको क्या किया जाएगा, जो इंटेस्टाइन में क्या किया जाएगा, इन जो सेल्स होते हैं इंटेस्टाइन में के, ये जो सेल्स होते हैं हमारे माइक्रोबिलाई जो इंटेस्टिनल सेल्स होते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इनको पहले ड्रॉपलेट की फॉर्म में चेंज किया जाएगा, स्मॉल जो मतलब मिसल्स की फॉर्म में चेंज किया जाता है म्यूकोजा में, और उनको जो है एक बेसिकल्स की फॉर्म में जो होता है बंद किया जाता है। और बेसिकल्स होते हैं प्रोटीन ग्लोब्यूल्स होते हैं, उसको क्या करते हैं प्रोटीन कोट के द्वारा किया जाता है। जैसे मान लो कि बेसिकल्स हैं और ये बेसिकल्स को क्या किया जाता है, प्रोटीन की कोटिंग की जाती है, तो इनको क्या बोल दिया जाता है, काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। दे आर रीफॉर्म इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल, जब इनको क्या बोलते हैं हम, काइलोमाइक्रोन। फिर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लैक्टाइल में, और लैक्टाइल क्या करेगा, फिर अल्टीमेटली इनको ब्लड में डाल दिया जाएगा, अल्टीमेटली जो होते हैं ब्लड में जो है डाल दिया जाता है। ठीक है, तो सिंपल क्या हुआ कि आपके जो जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं आपके जो मतलब जो आपके फैटी एसिड हैं ग्लिसरोल्स हैं, उनको सीधा भेज दो माइक्रोविलाई में। वहाँ पे क्या किया जाएगा, इनको मिसल्स में चेंज करके इनको जो है प्रोटीन की कोटिंग की जाएगी, काइलो माइक्रोन बनाया जाएगा, और काइलो माइक्रोन जो होंगे वो उनको क्या किया जाएगा, मतलब लैक्टियल में भेज दिया जाएगा, और लैक्टियल क्या करेगा, फिर उनको डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है, ये आपके फैटी एसिड की एब्जॉर्प्शन होगी। तो यहाँ लिखा है कि दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट, इनको स्मॉल ड्रॉपलेट में जो है मतलब इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे क्या किया जाएगा, ये जो हमारे इंटेस्टाइन के म्यूकोजल सेल है वहाँ पे इनको प्रोटीन कोटिंग की जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उसको काइलोमाइक्रोन में चेंज किया जाता है, और फिर काइलोमाइक्रोन को कहाँ भेज दिया जाता है, ब्लड वेसल लैक्टियल के थ्रू ब्लड वेसल में भेज दिया जाता है। तो एब्जॉर्प्शन जो होती है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में होती है, माउथ में भी, जैसे ड्रग्स होते हैं, ठीक है, चैनी खनी वगैरह जो होते हैं कई बार जो लोग खाते हैं वो ऑब्वियसली क्या करते हैं माउथ में एब्जॉर्व करते हैं। स्टमक में भी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होती है, लार्ज में भी होती है, लेकिन प्रिंसिपल साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका डुडेनम रीजन होता है उसमें, सॉरी इलियम और जेजिनम रीजन होते हैं उसमें मैक्सिमम जो है एब्जॉर्प्शन होती है। जैसे देखो यहाँ पे माउथ में क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं ड्रग्स होते हैं, ये कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद म्यूकोसा ऑफ द माउथ, लोअर साइड ऑफ द टंग्स होते हैं, ये एब्जॉर्व किए जाते हैं ब्लड कैपिलरी में, डायरेक्टली एब्जॉर्व होते हैं। स्टमक में वाटर भी होता है, सिंपल शुगर भी होती है, अल्कोहल भी होता है, इसकी ऑब्जॉर्प्शन भी हो जाती है हमारे स्टमक में। प्रिंसिपल ऑर्गन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, जहाँ पे डाइजेशन जो होती है कंप्लीट की जाती है, और जो फाइनल प्रोडक्ट है ग्लूकोज फ्रक्टोज फैटी एसिड ग्लिसरॉल अमाइनो एसिड होती हैं सारे के सारे, और वाटर भी यहाँ पे मैक्सिमम जो होता है ऑब्जर्व होता है। और लार्ज स्टैंड में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है वाटर होता है, सब मिनरल्स ड्रग वगैरह भी यहाँ पे क्या होते हैं मतलब एब्जॉर्ब होते हैं। अब क्या फूड चला गया ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी सेल्स में जाएगा, टिश्यू में जाएगा, टिश्यू में क्या किया जाएगा, उसको ब्रेक किया जाएगा, एनर्जी मिलेगी हमें। तो ये कि एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है वो ब्लड के थ्रू जो होता है टिश्यू में जाता है, फिर वहाँ पे यूटिलाइज कर लिया जाता है, उसी को हम असिमिलेशन बोलते हैं, जब टिश्यू उसको यूटिलाइज करते हैं। और डाइजेस्टिव जो अनडाइजेस्टिव वेस्ट है, जो डाइजेस्टिव अनडाइजेस्टिव मटेरियल जो डाइजेस्टिव वेस्ट है उसको सॉलिडिफाई किया जाएगा, अडहर किया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर उसको जो रेक्टम के थ्रू जो होता है बॉडी के बाहर भेज दिया जाता है एक न्यूरल रिफ्लेक्स की वजह से। और क्या होगा, दिस इजेशन ऑफ फीकल मैटर या इजेशन ऑफ फिशेज मैटर जो होता है आउटसाइड द बॉडी थ्रू एनल ओपनिंग, इसी को हम डिफिकेशन बोलते हैं, डी मतलब रिमूव करना। और ये वॉलेंट्री प्रोसेस है जिसके किसके किया जाता है, मास पेरिस्टालिक मूवमेंट के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक आपका डिसऑर्डर क्या होते हैं डाइजेस्ट सिस्टम के, बोला कि इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन जो होती है इसमें बहुत सारे जो है बैक्टीरियल डिजीज़ भी होते हैं, कई बार वायरल डिजीज़ भी हो जाते हैं। और द इन्फेक्शन जो होते हैं हमारे पैरासाइट होते हैं, जैसे टीनिया सोलियम टेप बॉम होता है, राउंड बॉम एस्केरिसिस होते हैं, टेप थ्रेड बॉम्ब जो होती है, हुक बॉम्ब वगैरह, ठीक है, या पिन बॉम्ब जो होती हैं, ऐसी बहुत सारी जो कि क्या करती है मतलब डिसऑर्डर
कॉज कर सकती हैं। जैसे जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस में क्या होता है बेटा, लीवर जो होता है अफेक्ट होता है। जॉन्डिस में क्या होता है, लीवर जो होता है अफेक्ट होता है। और इसमें क्या होता है, बाइल जो होता है, बाइल जो होता है ज़्यादा स्क्रीट होता है। और बाइल क्या होगा, जब इससे येलो कलर का होता है, ठीक है, बाइल जो होता है येलो कलर का होता है। और क्या होता है, जिससे स्किन एंड आईज एंड नेल्स होते हैं वो येलो कलर में चेंज होते हैं, इसलिए होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। ठीक है, तो जॉन्डिस क्या है, एक येलोइश कलरेशन हो जाती है हमारे जो स्क्लेरा होता है आई का, ठीक है, स्किन का, ठीक है, नील्स होते हैं येलो कलर हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि बाइल किससे बनता है, हीम पिगमेंट की ब्रेकडाउन से बनता है बोला। ठीक है, नॉर्मली जो आपका जॉन्डिस होता है ना बेटा, वो 3 टाइप का होता है। जॉन्डिस होता है 3 टाइप का होता है। एक होता है प्री हेपेटिक जॉन्डिस, जब आपका बाइलीरूबिन जो होता है बहुत ही ज़्यादा बनता है। ठीक है, प्री हेपेटिक जॉन्डिस जब आपके बाइलीरूबिन पिगमेंट ही ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, बॉडी में। एक होता है हेपेटिक जॉन्डिस जो होता है जब आपका एल्कोहलिक या डिजीज़ की वजह से क्या होता है, लीवर डैमेज हो चुका है, उसकी वजह से बन रहा है हेपेटिक। और एक होता है एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस, जहाँ पे क्या होता है कि आपकी बाइल के डक्ट जो होती है वो ब्लॉक हो गई है, ठीक है, गॉल स्टोन बन गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। और कई बार क्या होता है, जो नए जो बच्चे होते हैं उनमें जो लीवर होता है काफ़ी ज़्यादा पुअर डेवलप होता है 1 या 2 हफ्तों के लिए। और उसको क्या होता है, उनमें माइल्ड फॉर्म ऑफ जॉन्डिस जो होती है बच्चों में आ जाती है, उसको बोलते हैं नियोनेटल जॉन्डिस। ठीक है, और जैसे लीवर मैच्योर करेगा तो ऑब्वियसली जो होते हैं वो जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, डिसअपियर होता है। वही चीज़ें आपने याद रखना है। या तो उसको ब्लू लाइट की जो है एक्सपोजर दिया जाता है बच्चों को, जो क्या करता है बाइलिरुबिन को जो है ऐसे सब्सटेंस में चेंज करता है जो कि मतलब किडनी उसको एक्सक्रीट करती है। ठीक है, और उसके बाद वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी मसल्स होती हैं एब्डोमिनल वॉल की कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और जो भी आपका फूड होगा आपके स्टमक में उसको बॉडी के बाहर जो होता है एक्सपेल कर दिया जाता है। इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, और दिस रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वॉमिट सेंटर होता है हमारे मेडुला में। और फीलिंग ऑफ चक्कर आना स्टार्ट होंगे, नॉजिया होगा, और जिसके बाद फिर आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। डायरिया क्या होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं, देखिए कई बार है जो है मतलब आपका जो है मतलब कॉन्टामिनेट फूड एंड वाटर की वजह से भी होता है। यहाँ पे एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवल मोमेंट एंड इंक्रीज, आपको जो फिकल डिस्चार्ज होगा उसमें लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन जो होती है कम हो जाती है फूड की, तो दैट इज लीड टू द डायरिया हम बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, इन कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, आपकी जो है फिकल मैटर जो होता है वो रिटेन हुआ जाता है कोलोन के अंदर, रेक्टम के अंदर नहीं, कोलोन के अंदर रिटेन होता है। और यहाँ पे बोवल मूवमेंट्स जो होती है उसको रिमूव करने के लिए इरेगुलरली होती है, जब मूवमेंट्स होती हैं इरेगुलर हो जाती हैं तो आप उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। इंडाइजेशन, जब खाना जो है टाइम पे ना खाना, या मतलब टाइम खाना जो है मतलब बॉडी के हिसाब से ज़्यादा खा लेना, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा फूड खाते हो तो उसमें क्या होता है कि हमारे एंजाइम, हमारा जूस जो होता है वो तो लिमिटेड एक्सक्रीट होता है एक टाइम पे। तो क्या होता है कि इन दिस कंडीशन फूड जो होता है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से फुलनेस आपको जो है मतलब फुलनेस जो होगी फील होगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एंजाइम की स्क्रीशन जो होती है इनएडिक्वेट होती है। एंग्जाइटी, कई बार एंग्जाइटी की वजह से भी होता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से भी होता है। और एंड ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड खाने से भी ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आते हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीईएम जो होते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अब जो मतलब पोषण की कमी वाले रोग जो होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरीज होते हैं। ऑब्वियसली आपके जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, या इवन इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है मतलब डाइटरी डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की भी कमी है और एनर्जी भी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो कि लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकती है जब ड्राउट पड़ता है, अकाल आता है, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है कंट्री में, तो ऐसे डिजीज़ होते रहते हैं। बांग्लादेश में भी हुआ था जब वहाँ पे वॉर हुई थी 1971 में। और क्या करते हैं, ये इन्फेंट और बच्चों को अफेक्ट करते हैं, जैसे मेजर जो है मारासमस और आपका जो मतलब वासी और कर। मरसमस क्या होता है, ये डिजीज़ होता है, ये 1 साल से कम बच्चे को होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन की कमी भी होती है और कैलोरीज की कमी भी होती है। जैसे मान लो कि मेरे को बच्चा जो है उसको कितनी चाहिए, 1200 कैलोरी चाहिए, 1200 कैलोरी चाहिए उसको, एनर्जी चाहिए दिन में, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो कैलोरीज भी उसको प्रॉपर नहीं मिल रही है, वो 500-600 कैलोरी क्या कर रहा है, मतलब वो खा रहा है, ठीक है, और साथ में जो खा रहा है उसमें प्रोटीन की भी बहुत भरपूर कमी है। तो इसमें क्या होता है, मार्समस में क्या होता है, प्रोटीन की भी कमी होती है और एनर्जी की भी कमी होती है। तो ये 1 साल से कम वाले बच्चों को होता है, इसको हम बोलते हैं मारासमस डिजीज बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मदर मिल्क जो होता है उसको बड़े 6 महीने तक तो माँ का दूध पिलाना चाहिए। उसको पहले क्या किया मतलब
मदर मिल्क को रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, अदर फूड के द्वारा। और जो फूड मिला वो प्रोटीन में भी कम था, कैलोरी में भी कम था। और ये कब होता है, जब मदर एक के बाद एक क्या होती है, बर्थ देती है, सेकंड प्रेगनेंसी जो होती है। तो इसमें क्या होता है, अभी पहला वाला बच्चा काफ़ी ज़्यादा यंग है, तो इसका मतलब क्या होता है, अभी तो बोलते हैं गैप होना चाहिए, गैप होना चाहिए, ठीक है। तो ये कि इन मर्समस क्या होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से ऑब्वियसली प्रोटीन नहीं होगी तो ग्रोथ भी नहीं होगी, ठीक है। एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इम्पेयर करता है, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन। और यहाँ पे क्या होता है, इमेसिएशन ऑफ बॉडी, एंड बॉडी जो होती है मतलब काफ़ी दुबली पतली हो जाती है, लिम्ब बोन जो होती है थिन हो जाती है, स्किन जो होती है ड्राई बन जाती है, रिंकल्ड बन जाती है, थिन बन जाती है। और ग्रोथ रेट जो होता है बॉडी का वो कंसिडरेबली डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। और क्या होता है यहाँ पे मेंटल एंड ब्रेन की फैकल्टीज़ भी क्या होती है, इम्पेयर की जाती है, और बच्चा मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है। वासी और का क्या होता है, यहाँ पे केवल और केवल क्या होता है, प्रोटीन की ही कमी है, प्रोटीन की ही कमी है। एनर्जी उसको प्रॉपर मिल रही है कि घास ही खा रहा है वो, ठीक है, कि वहाँ पे जो खाना खा रहा है उसको नई प्रोटीन मिल रही है। और वहाँ पे केवल प्रोटीन की कमी है, लेकिन कैलोरी पूरी ले रहा है, लेकिन प्रोटीन की कमी होती है। 1 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों में ये होता है, ठीक है। बोलता है यहाँ पे मदर मिल्क को तो रिप्लेस किया, लेकिन रिप्लेस किया, हाई कैलोरी तो है उस डाइट में, लेकिन प्रोटीन का कंटेंट जो है काफ़ी बहुत ही कम है। और ये मोर देन 1 ईयर एज में होता है। बोला कि मार्समस की तरह क्या होता है, इसमें मसल्स होती है, वेस्टिंग हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, लिम्स होते हैं, थिनिंग हो जाते हैं, ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होती। लेकिन क्या होता है इसमें एक और चीज़ होती है, कि जो आपका वास्कुलर में क्या होता है, जो बेली फैट जो होता है, सम फैट्स होता है स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन, ठीक है। और मोर ओवर यहाँ पे ओडिमा स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट जो होती है यहाँ पे देखने को मिलती है, जो होता है उसकी बॉडी पार्ट में जो होता है फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से इसको बोलते हैं वाशियोरकर और मार्समस डिजीज को हम बोलते हैं। तो ये सारा था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो कल पढ़ेंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।